अध्याय 131 सूची में मजबूत। तीसरी बार अर्जुन फिर से असफल हो गया। यह परिणाम बेहद अजीब था, जिसने अर्जुन को भ्रमित कर दिया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि गोली शोधन की प्रक्रिया उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल थी। इस समय पहले से ही अंधेरा था। जब अर्जुन ने चौथी भट्टी खोली, ठीक 1 घंटे बाद उसके पीछे की आधी लौकी ने अचानक अपना मुंह खोल दिया। ताप कम है। अर्जुन अचानक पलटा। लौकी का आधा हिस्सा अभी भी उसकी आंखें बंद किए हुए था। अर्जुन को तो यह भी संदेह हो गया कि उसने यह वाक्य कहा था। आग कम है? असंभव। मैंने पहले ही आग को उच्चतम स्तर पर नियंत्रित कर लिया है, अर्जुन ने खुद से कहा। लौकी का आधा हिस्सा हंसा। आग और समय पर नियंत्रण एक शौकिया द्वारा गोली बनाने की सतही समझ मात्र है। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि गोलियों को परिष्कृत करना इतना आसान है? क्या आपने कभी शतरंज खेला है? कीमिया एक खेल की तरह है। हर बार यह एक कीमियागर और एक गोली भट्टी, एक गोली आग, एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी और सही समय और जगह के बीच का खेल है। भूभाग की ऊंचाई, हवा का घनत्व और मौसम में परिवर्तन सभी गोली शोधन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। एक ही ग्रेड, एक ही प्रकार की जड़ी बूटियों में भी थोड़ा अंतर होता है, जैसे इस दुनिया में 2 लोग बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। अर्जुन तुरंत गंभीर हो गया और उसने आधे लौकी के मार्गदर्शन को गंभीरता से सुना। उसके लिए एक कीमियागर का मार्गदर्शन सुनने का यह एक दुर्लभ अवसर था। लेकिन अर्जुन ने जल्दी से पूछा, अगर मैं गर्मी बढ़ाऊंगा तो उनमें से कम 3 नष्ट हो जाएंगे। मैंने तुमसे कहा था। आधे लौकी ने आलस से अपने कान खोदे। कीमिया एक खेल की तरह है, कभी कभी आपको पीछे हटने के लिए खुद को बलिदान करना पड़ता है। उदाहरण के लिए गोली भट्टी में 100 स्वाद वाली घास को लें। इस तरह की जड़ी बूटी स्वयं सार परिवर्तन गोली को परिष्कृत करने के दूसरे चरण में नष्ट हो जाएगी। आप केवल तापमान को नियंत्रित करने और हर जड़ी बूटी की देखभाल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह कैसे काम कर सकता है? जब अर्जुन ने आधे लौकी के शब्द सुने, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे ज्ञान हो गया हो और वह अचानक जाग गया। आधे लौकी ने कहा, क्योंकि मूल परिवर्तन गोली का फार्मूला ही विरोधाभासी है। यदि आप फार्मूले का सख्ती से पालन करते हैं, तो आप निश्चित रूप से असफल होंगे। दुनिया में पूर्णता जैसी कोई चीज नहीं है। यह ऐसा है जैसे आप अपने दुश्मन को चाकू से काट डालें और आपको निश्चित रूप से प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। यदि आप इस तरह की प्रतिक्रिया का सामना भी नहीं करना चाहते हैं और केवल पूर्णता चाहते हैं, तो अब और लड़ाई मत कीजिए। यह सुनकर अर्जुन घबरा गया और जल्दी से आधी लौकी को प्रणाम किया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और गोली भट्टी का तापमान बढ़ाना शुरू कर दिया। उसी समय उसे एहसास हुआ कि वह बहुत घमंडी है। अर्जुन अगले शोधन के बारे में बेहद गंभीर था। जैसा कि आधी लौकी ने कहा था, उसे बलिदान देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। गोली शोधन मूल रूप से स्वर्ग के काम के सौभाग्य को जब्त करने और स्वर्ग की अवहेलना करने का एक कार्य था। धीरे धीरे गोली भट्टी में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां आपस में मिलने लगीं। लगभग 2 घंटे बाद पूरे गोली कक्ष में एक सौम्य सुगंध फैल गई। अर्जुन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। इस आखिरी क्षण में उसने गोली भट्टी को सिद्ध कर दिया। फिर उसने गोली भट्टी को थपथपाया। गोली भट्टी का ऊपरी हिस्सा खुल गया और एक आत्मा परिवर्तन की गोली फुफकार के साथ बाहर उड़ गई। अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन सार परिवर्तन की गोली अचानक गायब हो गई। पीछे मुड़कर उसने देखा कि लौकी का आधा हिस्सा अपने हाथ में एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन पिल पकड़े हुए है और अपना सिर हिलाते हुए कह रहा है, एक दूसरे दर्जे की उच्च श्रेणी की गोली बुरी नहीं होती है ना? यदि अन्य लोग सार परिवर्तन गोली को परिष्कृत करने में सफल हो गए, तो वे निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे और इसे दूर रखने के लिए उत्सुक होंगे।
हालांकि अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। उसने फिर से आधे लौकी को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। वरिष्ठ, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मुझे आपके शब्दों को सुनने से बहुत लाभ हुआ है। लौकी का आधा हिस्सा उदासीनता से मुस्कुराया और सार परिवर्तन की गोली अर्जुन की ओर फेंक दी। मुझे धन्यवाद मत दो, उसने कहा। यह बूढ़ा आदमी केवल तुम्हारी प्रतिभा के कारण तुम्हें कुछ संकेत देने के लिए तैयार था। यदि कोई और होता तो भले ही वह पूरे 3 साल तक मेरे दरवाजे के सामने घुटने टेकता, मैं उससे एक शब्द भी कहने की जहमत नहीं उठाता। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, दाव अलग है, यह कोई साजिश नहीं है। लौकी का आधा हिस्सा हंसते हुए लड़खड़ाता हुआ दरवाजे से बाहर चला गया। चलते चलते उसने कहा, कयुए लड़की ने एक अच्छा शिष्य पा लिया है। उसका पिता स्वर्ग में है, इसलिए हंसने का समय आ गया है। अर्जुन को काम सौंपने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह वापस सन पीक के पास गया और अपने मालिक से कहा कि उसने उसे निराश नहीं किया है। सूर्य महल के सामने जू कयू ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और चुपचाप तारों वाले समुद्र को देखा। जब अर्जुन की छोटी सी आकृति मेहराबदार पुलों को पार करके सूर्य महल के सामने पहुंची तो उसने एक उज्ज्वल मुस्कान प्रकट की। मास्टर, मैं वापस आ गया हूं। हाँ, जू कयुए ने बड़बड़ाते हुए कहा और अर्जुन की ओर देखे बिना महल में प्रवेश करने के लिए मुड़ गया। अर्जुन बाहर खड़ा था, लेकिन उसका दिल गर्म था। हालांकि उसके मालिक को उसकी जिंदगी या मौत की परवाह नहीं थी, फिर भी वह हॉल के बाहर उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। मास्टर, मैं सन पीक के लिए अपना सम्मान नहीं खोऊंगा, अर्जुन दहाड़ा और तेजी से पहाड़ से नीचे भाग गया। जब कर्मचारियों को मिशन स्क्रॉल और मूल परिवर्तन की गोली मिली, जो अर्जुन ने उन्हें सौंपी थी, तो वे सभी दंग रह गए। एक दिन कर्मचारी चौंक गया, आपने एक दिन में ही प्रथम श्रेणी का विशेष मिशन पूरा कर लिया? क्या आप जानते हैं कि आप नव पदोन्नत छात्रों के इस समूह में पहला मिशन पूरा करने वाले सबसे तेज व्यक्ति हैं? अर्जुन मुस्कुराया और कहा, क्षमा करें, मुझे खोज सूची स्क्रॉल दें। मैं एक और खोज चुनना चाहता हूं। स्टाफ के सदस्य ने अर्जुन को ऐसे देखा जैसे वह किसी भूत को देख रहा हो। उसने मिशन सूची स्क्रॉल और कमर टोकन, जिसमें 50 क्रेडिट संग्रहित थे, अर्जुन को सौंप दिया। यह कमर टोकन एक क्रेडिट टोकन था और यह हाओरन संप्रदाय का कमर टोकन भी था। जब जियांग यूनफान पहली बार दिखाई दिया था तो यह इस प्रकार का टोकन था जिसे सभी को दिखाया गया था। जब अर्जुन ने अपना दूसरा मिशन चुना तो स्टाफ ने पहले ही ईगल रैंकिंग के प्रभारी व्यक्ति को स्थिति की सूचना दे दी थी। चूंकि गोली शोधन मिशन अन्य मिशनों से अलग था, इसलिए अन्य मिशनों में विफलताओं की संख्या निर्दिष्ट नहीं की गई थी। एक भी विफलता को पूर्ण विफलता माना जाएगा। इसलिए भले ही अर्जुन सार परिवर्तन गोली को परिष्कृत करने में 3 बार असफल रहा था, फिर भी इसे पूरी तरह सफल माना गया। इसके अलावा इसे पूरा करने में उसे केवल 1 दिन लगा। इसने एक नया रिकॉर्ड भी स्थापित किया। क्रेडिट हॉल के इतिहास में यह प्रथम श्रेणी के विशेष मिशन को पूरा करने का सबसे तेज रिकॉर्ड था। ईगल रैंकिंग में केवल शीर्ष 500 टीमें थीं तथा शीर्ष 500 के बाद कोई रैंकिंग नहीं थी। इस बार अर्जुन सीधे रैंकिंग में प्रवेश किया। सन शब्द 450वें स्थान पर पहुंच गया। सूर्य शब्दों के बाद 3 बड़े शब्द थे, सूर्य शिखर। जब स्टाफ और रैंकिंग को फिर से लिखा गया तो सभी ने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। खास तौर पर जब उन्होंने 3 शब्द सन पीक देखे तो वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। इसके बाद स्वतःस्फूर्त उत्साहपूर्ण तालियां बजने लगीं। रैंकिंग लिखने वाले कर्मचारी ने नीचे आकर अपना सिर उठाया और सन पीक के तीसरे बेटे की ओर देखा और भावुक होकर आहें भरने लगा। सन पीक कई वर्षों से ईगल रैंकिंग में नहीं आया है। दूसरी ओर अर्जुन ने मिशन सूची की ओर इशारा करते हुए कहा, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, मुझे यह मिशन लेना है।
स्तर 1 विशेष रैंक टियर 2 रक्त परिवर्तन गोलियों को परिष्कृत करना। रक्त परिवर्तन करने वाली गोली एक बहुत ही खास मारक गोली थी। यह आम नहीं थी। इसका इस्तेमाल खास तौर पर पेट्रिफिकेशन पॉइजन नामक दवा से निपटने के लिए किया जाता था। बेशक, अगर किसी को जहर नहीं मिला और उसने सिर्फ रक्त परिवर्तन करने वाली गोली खा ली, तो गोली का असर मारक नहीं, बल्कि जहर होगा। स्टाफ सदस्य ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। लगता है कि गोली बनाने के मिशन में आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हालांकि, मैं आपको याद दिला दूं, यह प्रथम श्रेणी के विशेष ग्रेड गोली बनाने के मिशनों में से अंतिम है। यदि आप किसी अन्य गोली शोधन मिशन पर जाना चाहते हैं, तो आप केवल प्रथम श्रेणी के वरिष्ठों में से ही चयन कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, कर्मचारियों ने विशिष्ट कार्य सूची अर्जुन को सौंप दी। अध्याय 132 एकल युद्ध का नेता। यह रक्त परिवर्तन गोली मिशन एक बाहरी मिशन था। इसे हाउटियन साम्राज्य के टियर 3 संप्रदाय और आयरन ब्लड संप्रदाय द्वारा मदद के लिए हाउरन संप्रदाय को भेजा गया था। आयरन ब्लड सेक्ट की मदद के लिए अनुरोध से लेकर आयरन ब्लड सेक्ट तक ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन पिल के पहुंचने तक इसमें एक निश्चित समय लगेगा। इसलिए इस मिशन की समय सीमा बहुत जरूरी थी और यह निर्धारित किया गया था कि इसे 2 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। सामान्य रूप से कहा जाए तो फॉर्च्यून पीक के वे शिष्य जो रक्त परिवर्तन की गोली को परिष्कृत कर सकते थे, वे सभी उच्च श्रेणी के अकादमियां थे, कम से कम द्वितीय श्रेणी के अकादमियां। हालांकि इन शिष्यों का पद अपेक्षाकृत ऊंचा था और वे आमतौर पर प्रथम श्रेणी के मिशनों को स्वीकार करने में बहुत आलसी थे। इसलिए इस मिशन की विशिष्टता को देखते हुए अर्जुन द्वारा रक्त परिवर्तन गोली मिशन पूरा करने के बाद उसे न केवल 50 क्रेडिट का इनाम मिलेगा, बल्कि उसे लौह रक्त संप्रदाय से एक धन्यवाद उपहार भी मिलेगा। इस बार जब अर्जुन फॉर्च्यून पीक पर पहुंचा, तो दरवाजे की रखवाली कर रहे ओल्ड ली ने उसे अब और नहीं रोका। उसने सीधे उसे जाने दिया। ऐसा कहा जाता है कि लॉकी के आधे हिस्से ने उसे व्यक्तिगत रूप से ऐसा करने का निर्देश दिया था। बड़ी संख्या में नव पदोन्नत फॉर्च्यून पीक शिष्यों ने ईर्ष्या और जलन के साथ अर्जुन को गोली कक्ष क्षेत्र में घुसते हुए देखा। वे झाहुआ पीक के सच्चे वंशज थे। यहां तक कि वे खुद से गोलियां परिष्कृत करने के लिए अंदर नहीं गए, लेकिन सन पीक का एक व्यक्ति अर्जुन अंदर जाने में सक्षम था। इससे लोग वास्तव में नाराज हो गए। इस रक्त परिवर्तन गोली के बारे में और कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि यह टियर 3 एंटीडोट गोली थी, लेकिन यह टियर 2 मूल परिवर्तन गोली से ज्यादा आसान थी। लॉकी के आधे से ज्यादा मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद अर्जुन स्वाभाविक रूप से इस रक्त परिवर्तन की गोली को परिष्कृत करने में सक्षम हो गया। उसने एक रात का उपयोग करके 5 रक्त परिवर्तन की गोलियां क्रेडिट हॉल में भेज दी। और यह एकमात्र मिशन था जिसे नए पदोन्नत शिष्य अकादमी परीक्षा के बाद स्वीकार करने में सक्षम थे। यह केवल अगली सुबह ही था। ये आपके क्रेडिट हैं। वे पहले से ही आपके कमर टोकन में संग्रहीत हैं। इसके अलावा कर्मचारी सदस्य ने सबसे पहले अर्जुन को क्रेडिट टोकन दिया, फिर उसे एक सोने का सिक्का भंडारण कार्ड दिया और कहा, यह लौह रक्त संप्रदाय से एक धन्यवाद उपहार है। अंदर 1 लाख सोने के सिक्के हैं। ओह! अर्जुन ने स्टोरेज कार्ड लिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अप्रत्याशित फसल होगी। इस बारे में सोचते हुए उसे लगा कि उसके पास वास्तव में कोई पैसा नहीं है। इन 100,000 सोने के सिक्कों से उसके पास कम से कम ज्यादा पैसे तो होंगे। जब वह घर से निकला, तो जियांग कबीले ने अभी-अभी शुरुआत की थी। हालांकि जियांग झानक्सियोंग ने खुद की रक्षा के लिए अर्जुन को 2 लाख सोने के सिक्के देने पर जोर दिया, लेकिन अर्जुन ने इसे नहीं लिया। कृपया मुझे कार्य सूची दे दीजिए, अर्जुन ने सामान रखने के बाद कहा। कर्मचारी असहाय था, आप सोते नहीं हैं? आपको सचमुच मौत से लड़ना पड़ता है। बाहर ईगल सूची को फिर से लिखा गया
और सन 450वें स्थान से 400वें स्थान पर पहुंच गया। भीड़ ने फिर से तालियां बजाईं, लेकिन इस बार न केवल सभी लोग अपने दिल की गहराइयों से उनकी प्रशंसा कर रहे थे, बल्कि वे एक अवर्णनीय भय की भावना से भी भरे हुए थे। कौन एक दिन और रात में 2 प्रथम श्रेणी के विशेष मिशन पूरे कर पाएगा? यह अजीब है। क्या तुम पागल हो? ईगल रैंकिंग के इतिहास में इस तरह की बात पहले कभी नहीं हुई थी। यह अर्जुन का अजीब व्यक्तित्व था। अगर वह इसे बर्दाश्त करना चाहता तो वह दूसरों से संघर्ष किए बिना ऐसा कर सकता था और धीरे धीरे हार मान सकता था। हालांकि अगर वह प्रतिस्पर्धा करना चाहता था तो उसे पहले स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करनी थी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ऐसा फिर कभी नहीं करते हैं। मुझे यह मिशन चाहिए। कृपया मुझे मिशन स्क्रॉल दे दो। अर्जुन ने अपना तीसरा मिशन चुना। स्तर 1 विशेष मिशन, दानव उन्मूलन। मिशन सामग्री: डोंगहाई प्रांत, लुओयू पर्वत श्रृंखला, गुयुआन तृतीय चरण के राक्षसी जानवरों का उन्मूलन, अज्ञात प्रजातियों के राक्षसी जानवर। आप प्रांत से मिशन प्राधिकरण प्राप्त कर सकते हैं। समय सीमा: 20 दिन। मिशन पुरस्कार: 50 क्रेडिट। अब कोई प्रथम श्रेणी के विशेष ग्रेड गोली शोधन मिशन नहीं थे, इसलिए अर्जुन केवल दूसरा स्थान ले सकता था और लड़ाकू मिशनों पर जा सकता था। इस बार वह जाने में व्यस्त नहीं था। इसके बजाय उसे पहले से तैयारी करनी थी और मूल परिवर्तन गोली को परिष्कृत करने के लिए सामग्री का आदान प्रदान करना था। गोली को परिष्कृत करने के बाद उसे मूल वापसी के पहले स्तर पर पदोन्नत किया जाएगा। जैसे ही अर्जुन क्रेडिट हॉल से बाहर निकला, 2 टीमें अचानक दौड़कर वहां आ पहुंची। रास्ते से हट जाओ! रास्ते से हट जाओ! चिल्लाने वाली टीम का नेता लिन्हाई टीम का कप्तान शेन लिन्हाई था। जहां तक दूसरी टीम की बात है, वे सभी महिलाएं थीं। वे भी इसी तरह मिशन विंडो की ओर तेजी से आगे बढ़ी। वानकिंग टीम की नेता मुरोंग वानकिंग थी। अर्जुन ने दोनों टीमों को आश्चर्य से देखा। जब वे उसके पास से सीटी बजाते हुए गुजरे, उसका दिल उलझन में था। दोनों टीमों के लोगों ने भी अर्जुन को देखा और उनके चेहरे संदेह से भर गए। लेकिन उनकी चीखें सुनने के बाद अर्जुन को अंततः कारण और प्रभाव समझ में आ गया। पहला स्थान मेरा है। शेन लिन्हाई हंसे और आगे बढ़े। सनसेट, तुम्हें दूसरा स्थान पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुरोंग वानकिंग का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और वह चिल्ला रही थी, प्रथम श्रेणी का विशेष मिशन पूरा करने वाला पहला व्यक्ति मैं ही होऊंगी। लिन्हाई, इसे मुझसे मत छीनो। उनके बोलने के बाद दोनों टीमें क्रेडिट हॉल में लड़ने लगीं। बेशक यह कोई असली लड़ाई नहीं थी, बल्कि वे एक दूसरे के काम में बाधा डाल रहे थे। मुरोंग वानकिंग आसमान में उड़ गया और उसने तलवार की किरण फेंकी। तलवार की किरण शेन लिन्हाई की कमर के चारों ओर लिपट गई और उसे पीछे खींच लिया। शेन लिन्हाई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। जब वह उतरा तो उसने आगे बढ़कर हमला किया। उसका पूरा शरीर आग के गोले में बदल गया और मुरोंग वानकिंग की तलवार के इंद्रधनुष को मौके पर ही तोड़ दिया। दोनों कप्तानों के अलावा अन्य 8 खिलाड़ी भी एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। अंत में मुरोंग वानकिंग का शरीर अचानक ज्वाला की छाया की गेंद में बदल गया। शेन लिन्हाई पहले खोज विंडो पर पहुंचे और मंच पर खोज स्क्रॉल को थप्पड़ मारा, खोज का भुगतान करें। मैं पहला हूं। लगभग अगले ही पल जब मुरोंग वानकिंग ने मिशन स्क्रॉल लिया, शेन लिन्हाई ने भी अपना मिशन स्क्रॉल सौंप दिया। हालांकि उसने अफसोस से अपना सिर हिलाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह पहले मिशन में दूसरे स्थान पर रहेगी। हालांकि दोनों खिड़कियों पर मौजूद कर्मचारियों ने शेन लिन्हाई और मुरोंग वानकिंग को अजीब नजरों से देखा। फिर वे भीड़ से गुजरे और अर्जुन की पीठ पर उतरे जो अभी अभी वहां से निकले थे। क्या बात है? मुरोंग वानकिंग ने चौंक कर कहा, क्या मैं प्रथम स्थान का विजेता नहीं हूं? शेन लिन्हाई मुझसे एक कदम आगे थी। माहौल बहुत अजीब था।
यहां तक कि आने जाने वाले शिष्यों के चेहरे पर भी अजीब भाव थे। आखिर नंबर 1 कौन है? लिन हाई और मैं, मुरोंग वांकिंग ने पूछा। स्टाफ सदस्य ने 2 बार सूखी खांसी की और ईगल रैंकिंग की ओर इशारा किया। मुरोंग वांकिंग और शेन लिनहाई ने एक साथ पीछे देखा। जब उन दोनों ने 400वें सूर्य को देखा तो वे भी दंग रह गए। 400? क्यों? मुरोंग वांकिंग ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसे यह समझ में नहीं आया कि 4 का क्या मतलब है। क्या ऐसा हो सकता है कि अर्जुन ने हमसे पहले प्रथम श्रेणी का विशेष मिशन पूरा कर लिया हो? नहीं, तब उसकी रैंकिंग इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए। स्टाफ सदस्य ने कहा। खांसी, वास्तव में अर्जुन वास्तव में नंबर 1 है, लेकिन वह पहले से ही 2 प्रथम श्रेणी के विशेष मिशन पूरे कर चुका है। यह सुनकर मुरोंग वांकिंग इतनी क्रोधित हुई कि उसने अपना पैर जमीन पर पटक दिया और उसका चेहरा हरा हो गया। क्या मैंने गलत सुना? ऐसा कैसे हो सकता है? शेन लिनहाई को होश नहीं आया और उसे अभी भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। इस समय फेंग झाओ की, जियांग यू और लुओ युआन की टीमें भी क्रमिक रूप से दौड़ी। जब उन्होंने मुरोंग वांकिंग और शेन लिनहाई को देखा तो तीनों टीमों ने अपना गुस्सा निकाला। फेंग झाओकी ने अपने कंधे उचकाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों एक कदम आगे रहोगे। तुम में से किसने सनसेट फॉरेस्ट सी में पहला स्थान जीता? यह सुनकर मुरोंग वांकिंग का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उसने फेंग झाओकी की बात को नजरअंदाज किया और कर्मचारियों से कहा, मुझे अर्जुन द्वारा पूरे किए गए कार्यों की सूची दिखाओ। आखिर उसने इतने कम समय में किस तरह के कार्य पूरे किए? 1 दिन और 1 रात में 2 प्रथम श्रेणी के विशेष मिशन। भले ही हम जल्दी करें, हम इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। फेंग झाओकी और अन्य लोग चकित थे, ठीक वैसे ही जैसे मुरोंग वांकिंग और शेन लिनहाई चकित थे। अध्याय 133 गुई युआन, आत्मा सागर। गोलियां। जब मुरोंग वांकिंग ने अर्जुन के मिशन रिकॉर्ड को देखा तो वह विचारशील और सहज दिखी। उसने उत्सुकता से पूछा, तो यह गोली शोधन से क्रेडिट था? कोई आश्चर्य नहीं कि मिशन इतना तेज था। हालांकि वह वास्तव में सार परिवर्तन की गोली को परिष्कृत कर सकता है। इसे समझना वास्तव में कठिन है। शेन लिनहाई, जो उसके बगल में था, भी आया और उसने अर्जुन के मिशन रिकॉर्ड को देखा। समझने में इतनी मुश्किल क्या है? मुरोंग वांकिंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हे, ऐसा लगता है कि वह बहुत बेकार नहीं है। मैं कहता हूं, वह केवल जियांटियन क्षेत्र के 9वें स्तर के सबसे कमजोर स्तर पर क्यों है? ऐसा लगता है कि उसने कीमिया का अध्ययन करने में अधिक समय बिताया है। यह कहा जा सकता है कि अर्जुन का क्षेत्र पूरे प्रथम श्रेणी अकादमी में छात्रों में सबसे कम था। आधे से ज्यादा छात्र मूल प्रत्यावर्तन के पहले स्तर तक पहुंच चुके थे। केवल अर्जुन और कुछ अन्य लोग जियांटियन क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे। शेन लिनहाई ने कहा, इसका मतलब यह नहीं है कि वह बेकार नहीं है। वह वास्तव में एक ही समय में मार्शल आर्ट और कीमिया का अभ्यास करता है। ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों में से कोई भी बहुत कुछ हासिल नहीं करेगा। मुरोंग वांकिंग ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। आखिरकार अर्जुन ने सार परिवर्तन की गोली की सफलतापूर्वक खेती की थी, जो कि एक साधारण कीमियागर के लिए संभव नहीं था। अर्जुन यह नहीं सुन सका कि वे किस तरह के दौर में थे। इस समय अर्जुन पहले से ही अपने सूर्य शिखर पर लौट आया था। वह एक साइड हॉल की तलाश कर रहा था ताकि एक गोली भट्टी स्थापित कर सके और अपनी सार परिवर्तन गोली की खेती करने की तैयारी कर सके। वह पहले ही 2 प्रथम श्रेणी के विशेष मिशनों से 100 क्रेडिट अर्जित कर चुका था और उन सभी का उपयोग उसने मूल परिवर्तन गोली के लिए स्पिरिट जड़ी बूटी सामग्री के आदान प्रदान में किया था। सब कुछ तय हो जाने के बाद अर्जुन ने गोली भट्टी में गहरी सांस ली। सौभाग्य से मैंने मूल परिवर्तन गोली के मिशन को स्वीकार कर लिया और मुझे अभ्यास करने के लिए कहा। अन्यथा मैं निश्चित रूप से इस बार असफल हो जाऊंगा।
इसके बाद उसने सारी यिंग स्पिरिट घास को अपनी गोली भट्टी में डाल दिया और उसे लंबे समय तक परिष्कृत करना शुरू कर दिया। 1 घंटा बीता, 2 घंटे, 3 घंटे। इस समय अर्जुन को आखिरकार फॉर्च्यून पीक पिल फर्नेस के चमत्कारों का एहसास हुआ। उसने पहले ही 3 घंटे में एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन पिल को परिष्कृत कर लिया था, लेकिन उसने 3 घंटे में अपनी जैसी साधारण पिल फर्नेस से इसका केवल 1/3 ही परिष्कृत किया था। सार परिवर्तन गोली को परिष्कृत करने में लगने वाले समय में अंतर के कारण कठिनाई बहुत बढ़ गई थी। आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। अर्जुन का माथा पसीने से लथपथ था। जब उसने फॉर्च्यून पीक जैसी अच्छी गोली भट्टी का इस्तेमाल किया तो उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन जब उसने अपनी साधारण गोली भट्टी का इस्तेमाल किया तो उसे तुरंत फर्क महसूस हुआ। उसकी यह गोली भट्टी इतनी सड़ी हुई थी कि वह इसे समझ नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वादिष्ट व्यंजन खाने का आदी हो चुका था। उसने अचानक उसे सादा भोजन खाने दिया। जब समय आएगा तो बाहर जाओ और अपने लिए एक बेहतर गोली भट्टी ले आओ, अर्जुन ने अपना मन बना लिया। यद्यपि गोलियों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया फॉर्च्यून पीक की तुलना में बहुत अधिक जटिल थी, फिर भी अर्जुन व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने के लिए अपनी भयानक बिजली विशेषता अवलोकन क्षमता पर भरोसा कर रहा था। पूरे 9 घंटे बीत जाने के बाद अंततः यह कार्य पूरा हुआ। अर्जुन उछल पड़ा और उसने गोली की भट्टी पर थपकी दी। एक दबी हुई आवाज के साथ गोली की भट्टी खुशबू से भर गई। एक गोली उड़ी और अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। यह सही है। हालांकि गोली भट्टी में थोड़ी कमी है, फिर भी यह एक शीर्ष श्रेणी की दूसरी श्रेणी की गोली भट्टी है। अर्जुन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। आसमान की ओर देखते हुए यह पहले से ही चमक रहा था। 9 घंटे तक चली इस गोली की खुराक और उसके निरंतर प्रयासों ने उसके शरीर और दिमाग को पहले ही थका दिया था। उस समय उसे अपनी पलकें भारी महसूस हुईं। वह वास्तव में दवा की गोली हाथ में लिए जमीन पर लेटा हुआ था और सो गया। वह कई दिनों से सो नहीं पाया था। हालांकि मार्शल आर्टिस्ट में आम लोगों से ज्यादा ऊर्जा होती है, फिर भी एक निश्चित मात्रा में नींद जरूरी थी। जागने के बाद फिर से रात हो गई थी। अर्जुन ने नहाया और कुछ खाया, फिर वह पालथी मारकर बैठ गया और कीमती सार परिवर्तन की गोली को अपने मुंह में निगल लिया। मौसम को युआन क्यूई में बदलना एक मार्शल कलाकार के लिए पहली बड़ी बाधा थी। यह ताकत में गुणात्मक परिवर्तन था। मानव डेंटियन अब शक्तिशाली युआन क्यूई के प्रभाव का सामना करने में सक्षम नहीं था। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में डेंटियन एक आध्यात्मिक समुद्र में बदल जाएगा। इस समय शक्तिशाली मूल परिवर्तन गोली तेजी से अर्जुन के डेंटियन को बदल रही थी। सौभाग्य से अर्जुन ने अपने पिछले जीवन में एक बार पहले ही यही अनुभव किया था और यह आसानी से आगे बढ़ रहा था। दवा के प्रभाव से बहुत जल्दी ही डेंटियन अचानक ढह गया और एक बंजर घने कोहरे में बदल गया। अर्जुन के शरीर में 8 मेरिडियन लयबद्ध तरीके से हिलने लगे। हर बार जब वह हिलता तो शक्तिशाली युआन क्यूई प्रभाव से निपटने के लिए उसकी मेरिडियन मजबूत हो जाती। उसके डेंटियन में धुंध धीरे धीरे कम होने लगी और अंततः प्रकाश का एक सर्पिल भंवर बन गया। इस समय अर्जुन की शिरोबिंदु भी उसके आध्यात्मिक समुद्र के समान रंग में बदल गई थी। नश्वर भ्रूण की प्रारंभिक उपस्थिति से वे एक फीकी चमक उत्सर्जित करने वाली शिरोबिंदु में बदल गई थी। इकट्ठा करो। इस समय अर्जुन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और युआन क्यूई की एक किरण उसकी पुतलियों के माध्यम से चमक उठी। इसके तुरंत बाद युआन क्यूई की एक बड़ी मात्रा आकाश में एक कीप की तरह अर्जुन के शरीर में भर गई। एक बार जब स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा आध्यात्मिक समुद्र में प्रवेश कर गई तो इसे अर्जुन द्वारा जल्दी से परिष्कृत किया गया। इस बार यह अब आदिम मौसम में परिष्कृत नहीं हुआ, बल्कि शुद्ध युआन क्यूई में। अर्जुन के शरीर की रक्त वाहिकाएं उभर आईं और उसे लगा जैसे उसके शरीर में गुणात्मक परिवर्तन आ गया हो।
ऐसा लगा जैसे लकड़ी की तलवार को अचानक लोहे की तलवार में बदल दिया गया हो। उसकी ताकत, विस्फोटक शक्ति, युआन क्यूई ताकत और युआन क्यूई स्टॉक सभी तेजी से बढ़ रहे थे, और वे तीनों ही साधारण प्रथम स्तर के ओरिजिन रिवर्सन मार्शल कलाकारों की तुलना में 3 गुना अधिक शक्तिशाली थे। अर्जुन सीमा पार लोगों को मारने में सक्षम था। इसका कारण यह था, दिव्य ग्रेड लाइटनिंग मेरिडियन की प्रतिभा ने उसे एक विस्फोटक शक्ति प्राप्त करने की अनुमति दी जो एक साधारण व्यक्ति से कहीं अधिक थी। उदाहरण के लिए, मुरोंग वांकिंग की विस्फोटक शक्ति, जिसमें स्वर्गीय ग्रेड अग्निशिरा विशेषता थी, एक साधारण मार्शल कलाकार की तुलना में 2 गुनी थी, जो अर्जुन की तुलना में बहुत कम थी। इस समय स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अर्जुन ने निगल लिया। आध्यात्मिक क्यूई इतनी तेज और हिंसक थी कि उसने एक अदृश्य बवंडर बना दिया। उनका आध्यात्मिक सागर तेजी से भर गया और उसे भरने में उन्हें आधे घंटे से भी अधिक समय लगा। अर्जुन को लगा कि उसके पूरे शरीर में अंतहीन शक्ति है और उसे आकाश की ओर गुस्से से दहाड़ने की इच्छा हुई। वह खड़ा हुआ और गुस्से से चिल्लाते हुए आकाश की ओर मुक्का मारने लगा। धमाका! एक अतुलनीय रूप से बड़ी मुट्ठी की रोशनी सीधे आसमान में चली गई। मुट्ठी की रोशनी ऊपर के पतले बादलों को भी भेदती हुई रात के आसमान में एक छोटे से चमकीले बिंदु में बदल गई और गायब हो गई। यह हो गया। अर्जुन का पूरा शरीर कांप उठा और वह पहले ही ओरिजिन रिटर्न के पहले स्तर पर पहुंच चुका था। यदि यह पहले होता तो उसका जियांटियन कभी इतनी दूर तक नहीं उड़ पाता, और इस समय युआन क्यूई में अत्यंत मजबूत एकजुट शक्ति थी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी हथेली में युआन क्यूई की एक छोटी सी गेंद तैर गई। प्रकाश की वह गेंद शुद्ध और चमकदार थी। यह युआन क्यूई की मानक विशेषता थी। वह इतना उत्साहित था कि वह प्रयास जारी रखना चाहता था, इसलिए उसने अपनी विशाल काली कृपाण निकाली और उसे हवा में उछाल दिया। इस कृपाण प्रहार के साथ उसने एक पल में अपनी सारी विस्फोटक शक्ति लगभग समाप्त कर दी थी। एक कृपाण प्रहार हुआ और 3 मीटर की कृपाण रोशनी आसमान में उड़ गई। अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया। पहले जब उसने पहले मौसम का इस्तेमाल किया था तो यह कृपाण 30 से 50 मीटर की कृपाण क्यूई को काट सकता था, लेकिन कृपाण की रोशनी में बदलने के बाद यह केवल 3 मीटर रह गया। हालांकि फिर भी यह अभी भी बहुत चौंकाने वाला था। अन्य मार्शल कलाकारों द्वारा ओरिजिन रिवर्सन के पहले स्तर पर आगे बढ़ने के बाद उन्होंने जो कृपाण की चमक को काटा वह अधिकतम केवल 1 मीटर लंबा था। सफलता! इस समय बगल से एक धीमी सी महिला की आवाज आई। हाँ गुरुजी। अर्जुन जल्दी से मुड़ा और जू कयुए को प्रणाम किया। अध्याय 134 कार्यालय से बाहर का कार्य। हाँ, बुरा नहीं है। जू कयुए ने कभी कभार अर्जुन की प्रशंसा की, जिससे अर्जुन थोड़ा घबरा गया। इस बार मिशन क्या है? उसने पूछा। अर्जुन ने जल्दी से अपना मिशन स्क्रॉल जू कयुए को सौंप दिया। जू कयुए ने स्क्रॉल खोला और कहा, गिरे हुए चंद्र महाद्वीप, राक्षसों को खत्म करो। हाँ, अर्जुन ने कहा, मैं अब प्रथम श्रेणी के विशेष ग्रेड की गोली शोधन मिशन को प्राप्त नहीं कर सकती। इस बार मैं केवल बाहर जाने का विकल्प चुन सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मास्टर उन दिनों में उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे जब उसका शिष्य यहाँ नहीं रहेगा। एक और बात है जिसके लिए मैं गुरु से सहमत होने के लिए कहना चाहता हूँ, अर्जुन ने कहा। यह शिष्य सूर्यदेव तकनीक की साधना करना चाहता है। नहीं, जू कयुए ने उदासीनता से उत्तर दिया। अर्जुन दंग रह गया। जू कयुए का जवाब बहुत अप्रत्याशित था। सूर्यदेव तकनीक के प्रति शू कयू के समर्पण को देखते हुए उसे उम्मीद करनी चाहिए थी कि दुनिया में हर कोई इस तकनीक को सर्वश्रेष्ठ के लिए अपनाएगा। लेकिन जब वह इसे साधना चाहती थी तो उसने खुद को क्यों रोका? जू कयुए ने अर्जुन के आश्चर्य को नजरअंदाज करते हुए कहा, यदि आप सूर्यदेव तकनीक का अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो आप अपना जीवन खो देंगे।
यह सुनकर अर्जुन भावुक हो गया और बोला, यह शिष्य डरता नहीं है। यह स्पष्ट था कि शू कयुए के लिए अपने शिष्य को सूर्य देव तकनीक की साधना करने से मना करना कितना कठिन था। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि थंडर के 9 रूपांतरणों ने स्वर्गीय क्लेश की 9वीं परत स्वर्गीय थंडर मार्शल किंग को मार डाला था। अगर अर्जुन ने ऐसी तकनीक सीखने की हिम्मत की, तो वह सूर्य देव तकनीक सीखने की हिम्मत क्यों नहीं करेगा? जू कयुए ने अर्जुन को गंभीरता से देखा और कहा, यदि आप सूर्य देव तकनीक की साधना करते हैं, तो आप मर जाएंगे और आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अर्जुन दिल खोलकर हंसा, तो क्या? भविष्य क्या है? एक व्यक्ति का जीवन सिर्फ अच्छा समय बिताने के लिए है। उसके लिए अपनी अंतरात्मा और मार्शल आर्ट के प्रति अपने दिल का सम्मान करना ही काफी है। अगर मैं जीवन भर जीवित भी रहूं, तो भी मैं यात्रा के बीच में ही मर सकता हूं। इसके अलावा मैं सूर्य शिखर का शिष्य हूं। अगर मैं सूर्य देव तकनीक की साधना नहीं करता, तो मैं आपका शिष्य होने का दावा कैसे कर सकता हूं? भविष्य? जुआन किंगजू ने अपने भविष्य की खातिर अर्जुन को बेरहमी से मार डाला और अर्जुन अपने भविष्य की खातिर जुआन किंगजू की तरह हताश खलनायक बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। जू कयुए चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसने कहा, चूंकि तुम ऐसा सोचते हो, तो इसे ले लो। अर्जुन को यह तकनीक उसके गुरु द्वारा दी गई थी और कवर पर उसका नाम भी नहीं था। जू कयुए ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या तुम्हें वाकई मौत से डर नहीं लगता? ये आवेगपूर्ण शब्द मत कहो। बस इसके बारे में सोचो और जवाब दो। अर्जुन ने इस बार वास्तव में इसके बारे में गंभीरता से सोचा और गंभीरता से कहा, मृत्यु डरावनी नहीं है, बल्कि अफसोसजनक है। मैं गुरु के लिए यह तकनीक नहीं सीखना चाहता, लेकिन मुझे वाकई लगता है कि यह बहुत अच्छी है। मैं मौत से भी ज्यादा इसका पछतावा करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि सूर्य देव तकनीक को छोड़ देने का पछतावा ज्यादा होगा, इसलिए मैं इसे सीखना चाहता हूं। जू कयू ने सिर हिलाया। अर्जुन के शब्दों ने सचमुच जू कयुए के दिल को छू लिया। ऐसा लग रहा था कि पिता और बेटी अफसोस शब्द का स्वाद सबसे अच्छी तरह समझते हैं। जैसे ही अर्जुन ने सूर्य देव तकनीक के बारे में बताया, जू कयुए ने कहा, यह तकनीक न केवल कठिन है, बल्कि बहुत जटिल भी है। साधारण लोगों की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि प्रतिभाशाली लोगों में भी प्रतिभाशाली लोग इसे सीखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। आपको सीखने के लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। बस इसे अपनाएं और सड़क पर ले जाएं। यहां मेरे पास आपके लिए 2 चीजें हैं। जू कयुए ने अर्जुन को 2 चीजें फेंकी, एक दवा की बोतल और एक छोटी बर्फ जैसी वस्तु। जू कयुए ने कहा, वह बोतल एक अस्थायी उम्र बढ़ाने वाला एजेंट है। यह आपको 1 महीने के अंदर ही उम्र बढ़ने से बचा सकता है और 10 साल तक बढ़ा सकता है। उस बर्फ के टुकड़े का उपयोग सूर्य देव तकनीक की साधना करते समय किया जाता है। अगर और कुछ नहीं है, तो जाओ। हाँ, गुरुजी, अर्जुन ने सिर झुकाया और जाने के लिए मुड़ा। अगर कोई और होता, तो शायद वे समझ नहीं पाते कि बुढ़ापे को ठीक करने वाला एजेंट किस लिए है। जू कयुए इसे पेश नहीं करना चाहता था, लेकिन जियांग नान ने किया। कार्य चाहे कोई भी हो, एक बड़ी वर्जना थी, और वह थी हाई प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल से अनावश्यक परेशानी आती थी। वृद्ध एजेंट अर्जुन को ऐसा दिखा सकता था जैसे वह 26 या 27 वर्ष का हो, इसलिए ओरिजिन रिटर्न का उसका पहला स्तर इतना आकर्षक नहीं होगा। सूर्यास्त चंद्र महाद्वीप की यह यात्रा ज्यादा दूर नहीं थी, 20,000 मील से भी अधिक दूर। अर्जुन एक सवारी किराए पर लेने के लिए क्रेडिट हॉल के पीछे गया। वहां 2 तरह की सवारी थी, जमीनी और उड़ान वाली। लू जिंग की सवारी अपेक्षाकृत सस्ती थी। वह एक दिन में 2000 से 5000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता था और प्रतिदिन 100 सोने के सिक्के किराए पर ले सकता था।
यह उड़ने वाला घोड़ा प्रतिदिन 500 स्वर्ण सिक्कों के लिए 10,000 किलोमीटर की यात्रा करता था। यह वास्तव में महंगा है। समय बचाने के लिए अर्जुन ने सीधे 5,000 सोने के सिक्कों का भुगतान करके 10 दिनों के लिए 5वें स्तर के जियांटियन ग्रिफिन राक्षसी जानवर को किराए पर ले लिया। अर्जुन, इस समय एक व्यक्ति जानवरों के बाड़े के बाहर से अंदर आया और आश्चर्य से चिल्लाया। अर्जुन ने देखा और मुस्कुराया, यह ली जियान है। क्या आप अभी अपने मिशन से वापस आए हैं? जिसके बारे में बोलते हुए ली जियान ने एक उदास अभिव्यक्ति के साथ कहा, अफसोस, मैं आपको बता दूं, आपके जाने के बाद यह मत कहना कि आप हाओरन संप्रदाय से हैं। आप नहीं जानते। जब मैंने बताया कि मैं हाओरन संप्रदाय से हूं, तो तुरंत अराजकता फैल गई। शहर का हर व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर मुझे खोजने आया और चाहता था कि मैं उनके बच्चों को हाओरन संप्रदाय में शामिल करूं। लेकिन आधे दिन के भीतर ही आसपास के 7 या 8 शहरों से सभी लोग आ गए। वे न केवल मुझे पैसे देना चाहते थे, बल्कि उन्होंने मेरे साथ एक कड़वी चाल भी चली। 1 दर्जन माताएं और उनके बेटे बहुत देर तक मेरे दरवाजे के सामने घुटनों के बल बैठे रहे, उठने में असमर्थ थे। यह कहो, ली जियान ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, अंत में, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं केवल वापस भाग सकता हूं। मैंने कार्य बिल्कुल भी पूरा नहीं किया। क्या शानदार सबक है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार ध्यान देना। चुपचाप वापस आकर काम पूरा करने का अवसर ढूंढना, अन्यथा आपको अंक काटने पड़ेंगे। ठीक है, आप व्यस्त हैं। मुझे जल्दी से निकलना होगा। ऐसा कहने के बाद वह ग्रिफिन राक्षसी जानवर पर चढ़ गया और आकाश में उड़ गया। हाओरन संप्रदाय के धर्मी मंडल को छोड़ने के बाद अर्जुन को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। जब से वह ब्लू रॉक सिटी में उठा था, तब से अर्जुन को कभी भी आधे दिन की भी फुर्सत नहीं मिली थी। अब उन्होंने आराम करने और शानदार पहाड़ों और नदियों का आनंद लेने का अवसर लिया। रास्ते में खूबसूरत नज़ारे, फैले हुए हरे पहाड़ और झुके हुए विलो पेड़ थे। खास तौर पर इस समय वसंत ऋतु थी। चारों ओर देखा तो हर जगह फूल थे। कभी समुद्र के किनारे विशाल समुद्र को देखने के लिए, कभी मैदानों में पक्षियों और जानवरों को खिलते हुए देखने के लिए। छोटी चिड़िया अर्जुन के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, खुशी से उड़ रही थी, बहुत दुखी थी। इस बीच अर्जुन ग्रिफिन की पीठ पर लेटा हुआ था। अपने पैरों को क्रॉस करके वह इत्मीनान से स्वर्गीय यांग दिव्यकला के माध्यम से घूम रहा था। यह ग्रिफिन राक्षसी जानवर दिन रात 10,000 किलोमीटर की यात्रा करता था। अगले दिन दोपहर को यह राजधानी से 5,000 किलोमीटर दूर सूर्यास्त चंद्र महाद्वीप में पहुंच गया। इस दिन आकाश साफ था, पानी पीला था, फूल मीठे थे, नदी के किनारे ग्रिफिन थे और अर्जुन घास और फूलों में बैठकर साधना तकनीक पर विचार कर रहा था। यह वास्तव में जटिल है। अर्जुन भावना से आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। अपने अनुभव के साथ उसने वास्तव में पूरे दिन इसे देखा। वह दंग रह गया और उसे समझ में नहीं आया कि इस साधना तकनीक का क्या मतलब है। उन्होंने कई स्वर्ग श्रेणी की तकनीकों का अभ्यास किया था, लेकिन सूर्य देव तकनीक की तुलना में वे तकनीकें बच्चों के खेल से अधिक कुछ नहीं थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर ने कहा कि प्रतिभाशाली लोगों में भी प्रतिभाशाली लोग सफल नहीं हो सकते। यह सच है। अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया। जू का युए ने कभी भी कोई अतिशयोक्ति नहीं की। जब तक वह ऐसा कहती है, यह निश्चित रूप से सच होगा। अध्याय 135 राक्षसी जानवर घटना। इस सूर्य देव कौशल का प्रारंभिक मंत्र अन्य प्रकार की तकनीकों से पूरी तरह से अलग था। यह पूरी तरह से अलग था। संसार में विद्यमान 99% साधना पद्धतियां, चाहे वे नई बनाई गई हों या प्राचीन काल से चली आ रही हों, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को एक ढांचे के रूप में प्रयोग करके बनाई गई थी। जहां तक सन शेन तकनीक की बात है, यह सीधे सूर्य पर आधारित थी।
चाहे वह युआन क्यूई परिसंचरण का तरीका हो या सबसे बुनियादी सांस लेने की तकनीक, यह बहुत अलग था। बिना आधार के मार्शल आर्ट के सैद्धांतिक ज्ञान की प्रचुर मात्रा के बिना इस साधना तकनीक को सीखना तो दूर पढ़ा भी नहीं जा सकता। अर्जुन ने अपने मन में सूर्य देव तकनीक मंत्र के बारे में सोचा और इसे अपने ज्ञान के साथ जोड़ा और इसे थोड़ा थोड़ा करके समझने की पूरी कोशिश की। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह अपने सफर पर आगे बढ़े और उसी रात सूर्यास्त चंद्रमहाद्वीप की राजधानी में पहुंच गए। अर्जुन ने आसमान में चक्कर लगाया और एक बुढ़ापे की गोली निगल ली। करीब 1 मिनट के भीतर ही उसका शरीर बूढ़ा होने लगा। पलक झपकते ही वह 26 या 27 साल के नौजवान जैसा हो गया। हाउटियन साम्राज्य की स्थापना मार्शल आर्ट पर की गई थी। इसके लगभग 70% अधिकारी जनरल थे और सनसेट मून महाद्वीप में सर्वोच्च अधिकारी को प्रीफेक्चर लॉर्ड कहा जाता था। साथ ही वह सेना का मार्क्विस भी था। फॉलिंग मून सिटी अतुलनीय रूप से समृद्ध थी, लेकिन हाउतियान सिटी की तुलना में यह बहुत कमजोर थी। प्रांत की राजधानी में पहुंचने के बाद अर्जुन ने मिशन स्क्रॉल सौंप दिया और सीधे मिशन जारी करता सन चुन, जो कि सनसेट मून महाद्वीप के 3रे दर्जे के जनरल थे, से मिलने के लिए ले जाया गया। क्या आप हाओरन संप्रदाय के अनुयायी हैं? सन चुन ने अपने हाथ में टास्क स्क्रॉल को देखा और अपना हाथ लहराया, जिससे अर्जुन की रक्षा कर रहे अधीनस्थ पीछे हट गए। हाँ, अर्जुन ने सैनिक से चाय ली और पीते हुए कहा, जनरल सुन, कृपया मुझे मिशन के विवरण के बारे में बताएं। सुन चुन ने कहा, घटना का प्रारंभिक स्थान किंग शुई वन था। यह जंगल बहुत समय पहले से बड़ी संख्या में राक्षसी जानवरों से ग्रस्त है, लेकिन इसका स्तर आमतौर पर अधिक नहीं है। कई बाहरी लोग प्रवेश करेंगे और राक्षसी जानवरों का शिकार करेंगे, लेकिन पिछले 2 वर्षों में किसी कारण से किंग शुई वन में राक्षसी जानवर बेचैन हो गए हैं। वे राक्षसी जानवर मनुष्यों पर घात लगाने के लिए कस्बों में भी घुस आए। इसके अलावा उन्होंने मौके पर लड़ाई नहीं की, बल्कि मनुष्यों का अपहरण कर लिया। इस तरह की बात होती है। अर्जुन ने इस पर ध्यान दिया। राक्षसी जानवरों के पास मनुष्यों को घायल करने के लिए बहुत समय था, लेकिन ऐसे बहुत कम उदाहरण थे जहां राक्षसी जानवरों ने मानव दुनिया में घुसने की पहल की। विशेष रूप से अधिकांश राक्षसी जानवर मनुष्यों को मौके पर ही खा जाते थे और कुछ चुपके से मनुष्यों को चुरा लेते थे। क्योंकि राक्षसी जानवर जंगली जानवर नहीं थे, इसलिए उन्हें अनाज की आवश्यकता नहीं थी। सन चुन ने कहा, प्रारंभिक निर्णय यह है कि एक मानव राक्षसी जानवर को चुराना मूल वापसी के 3रे स्तर पर है, लेकिन समस्या क्षेत्र नहीं है, बल्कि राक्षसी जानवर का ठिकाना है। हमने किंग शुई वन में 1 दर्जन से अधिक बार भारी सैनिक भेजे हैं, लेकिन हमें अभी भी अपराधी नहीं मिला है। हमें जो अन्य राक्षसी जानवर मिले हैं, वे सभी सामान्य हैं। उन्होंने शायद ऐसा नहीं किया है। यह मामला बहुत लंबे समय से चल रहा है। यहां तक कि हमारे मार्क्विस भी चिंतित हो गए हैं। आप जानते हैं, हमारे सैनिक मनुष्यों से लड़ने में अच्छे हैं, लेकिन वे राक्षसी जानवरों से निपटने में और भी बेहतर हैं। इसीलिए हमने हाओरन संप्रदाय की ओर रुख किया। इसी समय अचानक आंगन में कोई जोर से बोला। सुन चुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह हंगामा क्या है? दरवाजे के बाहर एक गार्ड ने सूचना दी, जनरल को सूचना दी जा रही है कि द्वितीय श्रेणी के एज्योर क्लाउड संप्रदाय के लोग आ चुके हैं। तुम्हें अन्य संप्रदाय भी मिल गए? अर्जुन की ने कहा। सुन चुन ने अर्जुन को बाहर ले जाकर कहा, हमने 10 से अधिक संप्रदायों से मदद मांगी है। 8 संप्रदाय पहले ही वापस आ चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ है। दरवाजे के बाहर पहुंचकर उसने देखा कि आंगन में पहले से ही 30 से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट खड़े थे। वे ओरिजिन रिटर्न रियल्म के पहले और दूसरे स्तर पर थे और उनकी उम्र सिर्फ 20 साल के आसपास थी। हालांकि ये मार्शल कलाकार गार्डों के साथ जमकर बहस करते दिखे क्योंकि उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी।
सुन चुन ने एज्योर क्लाउड संप्रदाय के लोगों से कहा, आपको 10 दिन बाद तक नहीं आना चाहिए, लेकिन चूंकि आप पहले ही आ चुके हैं, तो चलो साथ चलते हैं। वह कौन है? एज्योर क्लाउड सेक्ट की तरफ से एक लंबा और पतला आदमी खड़ा था। उसकी नाक टेढ़ी थी और होंठ पतले थे। वह एक दयालु व्यक्ति की तरह नहीं दिख रहा था। वह वर्तमान में अर्जुन की ओर इशारा करके पूछ रहा था। जनरल सुन चुन ने कहा, ओह, यह हमारा मित्र है जिसे हमने आमंत्रित किया है। चलो सभी लोग, प्रभु से मिलने के लिए मेरे पीछे आओ। सन चुन को अच्छी तरह से पता था कि हाओरन संप्रदाय का एक विशेष दर्जा था, और वह जानता था कि हाओरन संप्रदाय की शैली हमेशा से ही कम महत्वपूर्ण रही है, इसलिए उसने अर्जुन की पहचान उजागर नहीं की। समूह कई मंजिलों के प्रांगणों से होकर गुजरा और प्रांत के मुख्य आवासीय क्षेत्र में प्रवेश किया। रास्ते में जगह-जगह लाइटें सजाई गई थीं और माहौल खुशनुमा था। आज सेना के मार्क्विस पैंग हाई के 5वें बेटे पैंग मेंग का 14वां जन्मदिन था। पैंग हाई एक सैन्य कुलीन परिवार से था और वह बचपन से ही सेना में था। वह एक बहुत ही उग्र व्यक्ति था। जैसे ही अर्जुन और अन्य लोग पहुंचे, पैंग हाई शराब का एक बड़ा घूंट ले रहा था और जोर से हंस रहा था। आओ, एज्योर क्लाउड सेक्ट से मेरा दोस्त आ गया है। जल्दी से आओ और मेरे लिए प्रदर्शन करो, मेंगर, ताकि मेरा मजा बढ़ सके। पैंग हाई का कुलीन परिवार सैन्य और राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण था। यह दिखावा करने का एक अच्छा अवसर था। एज्योर क्लाउड सेक्ट के हुक नाक ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी मुट्ठियां बांध ली। यह एज्योर क्लाउड सेक्ट के 16वीं पीढ़ी के शिष्य चेन हैताओ हैं। नमस्कार लॉर्ड प्रीफेक्चर लॉर्ड। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके बेटे के पास कभी काइमेंग मार्शल मास्टर था? मेहमान हैरान थे। उठते ही उन्होंने यह सवाल क्यों पूछा? मेरा बेटा पैंग मेंग जन्मजात रूप से कमजोर है और कट्टरपंथी सैन्य तकनीकों को सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं उसे सीखने के लिए संप्रदाय में शामिल करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन आज मेरे पास मौका है, पैंग हाई ने खुशी से कहा। काइमेंग मार्शल मास्टर को गुरु नहीं माना जाता था। ज्यादा से ज्यादा वह एक मार्शल मास्टर था जो बच्चे को मार्शल आर्ट की दुनिया में ले जाता था। अगर एज्योर क्लाउड सेक्ट का कोई शिष्य काइमेंग मार्शल मास्टर बन जाता है, तो भविष्य में पैंग मेंग का एज्योर क्लाउड सेक्ट में प्रवेश करना तर्कसंगत होगा। उस हुकनाक वाले चेन हैताओ को पता था कि स्थिति के अनुसार कैसे कार्य करना है, और उसने तुरंत अपने और प्रीफेक्चर लॉर्ड के बीच संबंध स्थापित कर लिया। अच्छा, 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 पैंग हाई ने खुशी से कहा, आज वास्तव में एक खुशी का दिन है। भाई चेन हैताओ, मुझे अपने संप्रदाय के मार्शल कौशल दिखाएं और सभी को अपनी आंखें खोलने दें। चेन हैताओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए सबसे पहले प्रीफेक्चर लॉर्ड को धन्यवाद दिया। फिर उसने अपने बगल में बैठे अर्जुन से अभद्रता से कहा, आप एक तरफ खड़े हो जाइए। उसका मतलब बहुत स्पष्ट था। वह नहीं चाहता था कि पैंग हाई को लगे कि अर्जुन एज्योर क्लाउड संप्रदाय का सदस्य है, ताकि अर्जुन को एज्योर क्लाउड संप्रदाय का फायदा उठाने से रोका जा सके। पैंग हाई को नहीं पता था कि अर्जुन कौन है। अगर उसे पता होता, तो वह निश्चित रूप से अपने बेटे को काइमेंग मार्शल मास्टर बनने के लिए दूसरे दर्जे का शिष्य नहीं ढूंढने देता। दूसरी ओर, अर्जुन को लगा कि चेन हैताओ थोड़ा अप्रिय था, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा। उसने भौहें सिकोड़ी और एक तरफ चला गया। चेन हैताओ ने एक लंबी तलवार निकाली और कहा, अगर मैं यंग मास्टर पैंग मेंग का काइमेंग मार्शल कलाकार बन सकता हूं, तो मैं उन्हें तलवार की तकनीक सिखाने के लिए तैयार हूं। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसने मौके पर ही अभ्यास करना शुरू कर दिया। इस तलवार की तकनीक को सुंदर जल तलवार कहा जाता था। इसकी चाल हल्की और लापरवाह थी। तलवार बगल में चलती थी और यह अक्सर अचानक हमला करती थी, जिससे लोग इससे बचाव करने में असमर्थ हो जाते थे। जब चेन हैताओ खुश होता,
तो वह कभी कभी भोज समूह में घुस जाता और अपनी तलवार से करतब दिखाता, मेहमानों के शराब के गिलास उठा लेता, जिससे हर कोई आश्चर्य में चिल्ला उठता। अर्जुन ने सुन चुन से फुसफुसाकर कहा, जनरल सुन, क्या आप मुझे राक्षस जानवर चुराने वाले आदमी की केस फाइल दिखा सकते हैं? ओह, संयोग से यह मेरे पास है। सन चुन ने 2 स्क्रॉल निकाले और कहा, कुल 25 बार ऐसा हुआ। यह घटना रेडियस के पास के कई शहरों में हुई। अध्याय 136 मजबूरन आगे बढ़ना होगा। अर्जुन ने फाइल का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और तुरंत उसे अजीब लगा, क्योंकि जिन शहरों में घटना हुई थी वे अव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित थे। दूसरे शब्दों में, हर बार जब राक्षसी जानवर किसी को चुराता था तो वह अगली बार अपना स्थान बदल देता था। इस तरह की स्थिति ऐसी थी जैसे कोई राक्षसी जानवर जानबूझकर किसी मानव मार्शल कलाकार का पीछा करने से बच रहा हो। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसमें राक्षसी जानवर जैसी बुद्धि है। हर शहर पर घात लगाने के बाद चुराए गए लोगों की संख्या को पीछे से चिह्नित किया जाता था। शुरुआत में शहर से केवल 1 दर्जन लोगों को चुराया गया था, लेकिन आखिरी शहर में अर्जुन ने ठंडी हवा में सांस ली। कोई नहीं। अंतिम कस्बे का नाम लिनहाई टाउन था और पूरे कस्बे पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था। यह कुछ ज्यादा ही विचित्र था। जब अर्जुन इस पर विचार कर रहा था तो उसने समय समय पर जयकारे की आवाजें सुनी और जयकारे अधिक से अधिक तीव्र होते गए। अच्छा, एज्योर क्लाउड सेक्ट वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। सुंदर पानी की तलवारों का यह सेट वास्तव में बुरा नहीं है। पैंग हाई बहुत खुश था। सैन्य मार्शल कौशल और संप्रदाय मार्शल कौशल के बीच एक बड़ा अंतर था। सैनिक समूह युद्धों पर ध्यान केंद्रित करते थे, इसलिए सैन्य मार्शल कौशल में आमतौर पर अधिक शक्ति प्रदर्शित करने के लिए कई लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती थी। संप्रदाय मार्शल कौशल के विपरीत एक व्यक्ति की युद्ध शक्ति बहुत अधिक थी। प्रीफेक्चर मास्टर, मैं अकेले अपने व्यक्तिगत प्रशिक्षण से शियुशुई तलवारों के इस सेट की असली ताकत नहीं बता सकता। मैं इसे मेरे साथ अभ्यास करने के लिए किसी को नहीं ढूंढना चाहता, चेन हैताओं ने उच्च आत्माओं के साथ कहा। उसके पीछे खड़े मार्शल भाइयों ने तालियां बजाईं और खुशी मनाई। प्रीफेक्चर लॉर्ड की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद चेन हैताओं ने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम बाहर आओ। दृश्य पहले से ही जीवंत था और अर्जुन फाइल का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, इसलिए उसने चेन हैताओं के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। चेन हैताओं की तलवार अर्जुन उदासीन रही और अशिष्टता से चिल्लाई। नतीजतन अर्जुन अभी भी अपना सिर नीचे करके स्थिर होकर फाइल को देखता रहा। चेन हैताओं को लगा कि उसने सबके सामने अपनी इज्जत खो दी है और वह तुरंत कुछ शर्मिंदा हो गया। उसने शराब का गिलास उठाया और उसे अर्जुन पर फेंक दिया और उसमें युआन क्यू भी डाल दिया। शराब का गिलास सीटी बजाता हुआ दूर चला गया, जो संभवतः एक जियांटियन 9वीं परत मार्शल कलाकार को घायल करने के लिए पर्याप्त था। जब अर्जुन ने हवा की आवाज सुनी तो उसने अनजाने में अपना हाथ उठाया और शराब का प्याला अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने अपना सिर उठाया और कहा, तुम क्या कर रहे हो? उसने पहले उसे पकड़ा, फिर अपना सिर ऊपर उठाया। यह हाथ बहुत सुंदर था और इसने काफी तालियां भी बटोरी। तुम क्या कर रहे हो? चेन हैताओ चिल्लाया, क्या तुम बहरे हो? बाहर आओ और मुझे सॉफ्ट वाटर स्वॉर्ड तकनीक दिखाओ। मेरे साथी बनो। जल्दी करो। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जब तुम प्रदर्शन कर रही हो तो तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? इसके अलावा तुम्हारे अभी भी कई छोटे भाई हैं। बकवास, चेन हैताओं ने उसे घूरते हुए कहा, क्या हमें अभ्यास के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढना चाहिए जो पानी की तलवार को न समझता हो? बकवास मत करो, जैसे ही तुम बाहर आओगे मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, अर्जुन ने कहा। ऐसा कहने के बाद वह स्क्रॉल की ओर देखता रहा। बेशर्म, चेन हैताओं ने अपना हाथ उठाया और तलवार का पीछा किया।
तलवार का शरीर चांद के नीचे चमक उठा और सीधे अर्जुन के गले में जा लगा। कहा गया कि यह एक अभ्यास था, लेकिन अंत में यह तलवार वास्तव में सीधे अर्जुन के महत्वपूर्ण हिस्से में जा लगी। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी और तलवार के वार को टाल दिया। उसने तलवार की धार को अपने कानों में घुसने दिया और कहा, हमें कोई शिकायत या दुश्मनी नहीं है। तुम्हें ऐसा कदम क्यों उठाना चाहिए? अगर तुम्हें दिखावा करना है तो अपनी हदें पार करो। यह डैडी तुम्हें कैसे चोट पहुंचा सकता है? चेन हैताओ की तलवार चूक गई। उसने पलटकर अर्जुन के मंदिर पर वार किया। आपको सम्मानित महसूस होना चाहिए कि मुझ जैसे दूसरे दर्जे के संप्रदाय के प्रतिष्ठित शिष्य ने आपको इतनी कम उम्र में प्रशिक्षण में साथ चलने के लिए कहा है। अर्जुन ने फिर भी पीछे हटने का फैसला किया और जवाबी कार्रवाई नहीं की। सबसे पहले वह यहां एक मिशन पर था। इसके अलावा बहुत से आम लोगों को राक्षसी जानवरों ने ले लिया था, इसलिए अर्जुन वास्तव में चिंतित होने लगा। दूसरा, एज्योर क्लाउड संप्रदाय भी मिशन करने के लिए यहां था। अगर उसने एज्योर क्लाउड संप्रदाय के लोगों को घायल कर दिया तो वह आसानी से वापस नहीं जा सकेगा। हालांकि चेन हैताओ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह अर्जुन को 3 या 4 बार नहीं मार सकता था, इसलिए उसके तरीके और भी क्रूर हो गए। अभी जब हम अभ्यास कर रहे थे तो हम बहुत शक्तिशाली थे। हम इतने लंबे समय तक किसी को क्यों नहीं मार सकते? ऐसा लगता है कि सॉफ्ट वाटर स्वॉर्ड भी उतना अच्छा नहीं है। पहले से ही मेहमान एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। ये शब्द सुनकर चेन हैताओ और भी क्रोधित हो गया। उसने अर्जुन पर चिल्लाते हुए कहा, कितना बेशर्म! इसके साथ ही उन्होंने तुरंत अपनी तलवारबाजी बदल दी, प्राथमिक ज्यूशुई तलवार को त्याग दिया और इसके स्थान पर एज्योर क्लाउड सेक्ट की ट्रैकिंग तलवार का उपयोग किया। यह ट्रैकिंग तलवार बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। तलवार की रफ्तार बहुत तेज थी। जब सबने तलवार से चांदनी लौटते हुए देखी तो तलवार पहले ही छेद कर चुकी थी। अरे वह बदमाश! एज्योर क्लाउड संप्रदाय की एक महिला शिष्या बाहर आई और अर्जुन से चिल्लाई, क्या तुम एक आदमी हो? अगर मैं तुम्हें मेरे साथ प्रशिक्षण लेने दूं तो तुम मेरे साथ प्रशिक्षण ले सकते हो। ज्यादा से ज्यादा तुम सीनियर भाई हैताओ द्वारा अपंग कर दिए जाओगे। ऐसा नहीं है कि हमारा एज्योर क्लाउड संप्रदाय तुम्हें मुआवजा नहीं दे सकता। अधिक से अधिक मैं अपंग हो जाऊंगा। अर्जुन पीछे कूद गया और दीवार पर खड़ा हो गया। क्या मैंने तुम्हें उकसाया? उसने गुस्से से कहा। तुम और मैं एक दूसरे को नहीं जानते। क्या खुश रहने के लिए दुश्मन होना जरूरी है? अर्जुन के पास कदम उठाने का एक कारण था। बिना कुछ कहे कदम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इससे सभी नाखुश थे। पैंग हाई का बेटा पैंग मेंग भी एक छोटा और अज्ञानी बच्चा था। इस समय उसने वास्तव में अपने हाथों से ताली बजाई और चिल्लाया, शक्तिशाली नहीं, शक्तिशाली नहीं। एज्योर क्लाउड संप्रदाय बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं है। मैं एज्योर क्लाउड संप्रदाय में शामिल नहीं होना चाहता। यह सुनकर चेन हैताओ और भी क्रोधित हो गया। उसने अर्जुन पर अपनी तलवार तान दी और चिल्लाया, तुमने हमारे एज्योर क्लाउड संप्रदाय की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की हिम्मत की। इसके साथ ही उसने अर्जुन पर 7 बार वार किया। इन 7 तलवारों में वास्तव में युआन क्यूई का इस्तेमाल किया गया था। तलवार की गति बहुत तेज थी और तलवार की चमक उससे भी ज्यादा तेज थी। 2 मीटर लंबी तलवार की बत्तियां रोशनी की तरह चमक रही थी। अर्जुन अभी पैंग मेंग को ताली बजाते हुए देखने गया ही था कि अचानक चेन हैताओ ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह जल्दी से बच गया, लेकिन तलवार की रोशनी से उसके काले बालों का एक गुच्छा कट गया। अर्जुन ने गुस्से से चेन हैताओ की ओर देखा, तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें मारना हल्का काम माना जाता है। चेन हैताओ भी उछल पड़ा और आंगन की दीवार पर खड़ा होकर अर्जुन के दिल पर वार करने लगा। अर्जुन ने चकमा देते हुए फाइल उसकी बाहों में डालते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी।
जब चेन हैताओं ने एक और तलवार घोंपी तो अर्जुन का शरीर कांप उठा और उसकी बाईं मध्यमा उंगली अचानक बाहर निकल आई और तलवार को पकड़ लिया। इससे पहले कि चेन हैताओ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने पाया कि अर्जुन पहले से ही उसके सामने थी। चेन हैताओ हैरान था। अर्जुन ने अपना बायां पैर झुकाया और चेन हैताओ की छाती पर अपनी हथेली रखी। इस हथेली ने भी अपनी युआन क्यूई का इस्तेमाल करके चेन हैताओ की छाती पर आधा इंच गहरा हथेली का निशान बनाया। एक पल में उसकी सभी 6 पसलियां टूट गईं और चेन हैताओ खून थूक कर पीछे की ओर उड़ गया। अर्जुन आंगन की दीवार पर खड़ा होकर गहरी आवाज में बोला, मेरा पेट भर गया है। मैं ठीक हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सीनियर भाई को चोट पहुंचाने की? वह इतना बूढ़ा है, फिर भी उसने इस जूनियर पर इतना जोरदार हमला किया। ग्रीन क्लाउड सेक्ट की महिला शिष्या चिल्लाई। 30 से ज्यादा लोगों ने अपनी तलवारें निकाली और अर्जुन को गुस्से से घूरने लगे। क्या मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ है या आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? अर्जुन गुस्से से हंसा। 26 या 17 साल की उम्र में कौन सा बुजुर्ग होता है? अगर तुम सच में सोचते हो कि मैं एक बुजुर्ग हूं, तो क्या तुम एक बुजुर्ग के साथ इतना असभ्य व्यवहार करोगे? अर्जुन भावुक होकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। मार्शल आर्ट की दुनिया वाकई विचित्र थी और यहां कुछ भी अकल्पनीय हो सकता था। मेरा इरादा उसे उकसाने का नहीं था, लेकिन मैं मुसीबत में था। अध्याय 137 लिनहाई टाउन। चाहे आप कुछ भी कहें, आप आज नहीं जा सकते। महिला शिष्या अपनी तलवार हाथ में लेकर सबसे पहले आगे बढ़ी और बाकी 30 से अधिक लोग भी आंगन की दीवार पर कूद पड़े। हाँ, यह खत्म नहीं हुआ है। अर्जुन ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक काले रंग की कृपाण निकाली। जैसे ही विशालकाय कृपाण सामने आया, सभी मेहमान आश्चर्यचकित रह गए। हे भगवान, इतनी बड़ी कृपाण! कुछ असभ्य मेहमानों ने तो मौके पर ही चिल्लाकर कहा। एज्योर क्लाउड संप्रदाय के शिष्य भी चौंक गए। 3 मीटर लंबी कृपाण कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्तिपूर्ण थी। अर्जुन का दाहिना हाथ झंझनाया और वह चिल्लाया, क्या तुम लड़ना चाहते हो? उससे मत डरो। उसे यहां अपनी ताकत दिखाने के लिए हमसे कुछ साल ज्यादा युद्ध अनुभव की जरूरत है। चलो साथ मिलकर लड़े। वह ऐसा नहीं कर सकता। महिला शिष्या ने अपनी भौहें उठाईं और अर्जुन की ओर दौड़ी। शक्तिशाली? मैं? अर्जुन इन लोगों के साथ तर्क करने के लिए बहुत आलसी था। जंगल में हर तरह के पक्षी हैं। आप नहीं जानते कि कब और कहां से कुछ अजीबोगरीब लोग अचानक आकर आपको बेइज्जत करने के लिए कुछ अकल्पनीय कारण बता देंगे। इस तरह के व्यक्ति के साथ व्यवहार करना सिर्फ 2 शब्द, एक सबक था। अर्जुन जानता था कि उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही और वह उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पाया। अन्यथा, अगर कैंगलोंग समुद्र में चला जाता, तो एज्योर क्लाउड संप्रदाय के 30-40 शिष्य शायद मौके पर ही खून से लथपथ हो जाते। इसलिए अर्जुन ने रशिंग थंडर ब्लेड की केवल पहली चाल का उपयोग किया। रैप्टर ने अपनी पूंछ हिलाई। यह कृपाण बाहर निकली और 5 मीटर लंबी अर्धचंद्राकार ब्लेड की चमक निकली। हालांकि ब्लेड की रोशनी की लंबाई बढ़ गई थी, लेकिन इसकी चौड़ाई आधी उंगली से भी कम रह गई थी। फिर भी उगते हुए कृपाण प्रकाश ने 30 से अधिक लोगों को एक साथ उड़ा दिया। अर्जुन एक मजबूत व्यक्ति था जो पहले मूल क्षेत्र के मार्शल कलाकार को मौसम के साथ पहले ही पराजित कर सकता था। अब जब उसके पास अपना खुद का युआन क्यू था, तो वह स्वाभाविक रूप से दूसरे मूल क्षेत्र में इन तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों को हराने में सक्षम था। एक अर्जुन भीड़ में चमका और चिल्लाया, क्या आप लोगों पर पैर रखने के आदी हैं? क्या आप उन लोगों को अपमानित करना चाहते हैं जो आपके जितना अच्छे नहीं हैं? अन्यथा आप यह नहीं दिखा पाएंगे कि आप कितने शक्तिशाली हैं। जैसे ही उसने बात की, भारी तलवार ने उन दोनों को क्षैतिज रूप से मारा और उसके ब्लेड से उन दोनों पर वार किया, जिससे उनकी बाह की हड्डियां मौके पर ही टूट गईं। जबरदस्त प्रभाव उनकी छाती तक पहुंचा
और यहां तक कि उनकी 2 पसलियां भी टूट गईं। अर्जुन ने क्षैतिज रूप से आगे बढ़कर उन्हें फिर से थप्पड़ मारा, जिससे उनकी हड्डियां टूट गईं। वह चिल्लाया, दूसरों के लिए मुसीबत से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन तुम लोग मुसीबत को आमंत्रित कर रहे हो। यदि आपका एज्योर क्लाउड संप्रदाय आपको आचरण करना नहीं सिखाता है, तो मैं आपको यह सिखाऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्वर्गीय प्राणी होने का क्या अर्थ है। जैसे ही वह बोल रहा था, अर्जुन भीड़ के बीच आगे पीछे घूम रहा था और उसका शरीर प्रकाश की टूटी हुई छायाओं में बदल गया। एज्योर क्लाउड सेक्ट के शिष्यों ने जल्दी से अपनी युआन क्यूई ढालें खड़ी कर ली। हालांकि यह ढाल ब्लैक स्केल्ड सेबर के एक भी वार का सामना करने में असमर्थ थी। एक के बाद एक शिष्य उड़ गए और हड्डियों के टूटने की आवाज लगातार सुनाई देती रही। मैंने आज तुम्हें घायल कर दिया ताकि तुम भविष्य में उन लोगों को भड़काने से बच सको जिन्हें तुम्हें नहीं भड़काना चाहिए था और अपनी जान न दे दो। मेहमान डरे हुए थे और उन्हें कुछ भी कहने का समय नहीं मिला। वे अचंभे में मुंह खोले हुए थे। जनरल सन चुन ने बार बार सिर हिलाया। वह हाओरन संप्रदाय का शिष्य होने के योग्य था। वह न तो अभिमानी था और न ही अहंकारी। उसने परेशानी पैदा करने की पहल नहीं की, न ही उसे मौत का डर था। एक क्षण में एज्योर क्लाउड संप्रदाय के 30 से अधिक शिष्य जमीन पर लेट गए। अर्जुन ने अपनी तलवार रख दी और आंगन की दीवार से नीचे कूद गया। उसने अपना सिर नीचे करके उस महिला शिष्य की ओर देखा जिसने पहले बात की थी और कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम मुझे अपंग भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? चूंकि मामला ऐसा है, अब जबकि मैंने आप सभी को अपंग बना दिया है, तो आपको अब और परवाह नहीं करनी चाहिए। पंगहाई प्रांत के मास्टर अचानक खड़े हो गए और चिल्लाए, एक व्यक्ति ने एज्योर क्लाउड संप्रदाय के 30 से अधिक शिष्यों को हराया। क्या आप प्रकृति संप्रदाय के सदस्य नहीं हैं? शायद केवल प्रथम श्रेणी हाओरान संप्रदाय के लोगों में ही ऐसी ताकत होगी। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं उनसे कुछ ही साल ज्यादा जी पाया। मेरे पास वास्तविक युद्ध का अनुभव सिर्फ कुछ ही साल का है। यह काफी नहीं है। अर्जुन पैंग मेंग का काई मेंग मार्शल आर्टिस्ट नहीं बनना चाहता था। लेकिन जनरल सन चुन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, आपने उन्हें इस तरह पीटा। अगर आप स्पिरिट की दवाएं भी लेंगे तो भी ठीक होने में 2 से 3 दिन लगेंगे। यह मिशन। अर्जुन ने विशाल कृपाण को वापस अपने भंडारण रिंग में रख दिया और कहा, मैं स्वयं इसकी जांच करूंगा। अर्जुन ने बहुत ही समझदारी से काम लिया। उसने केवल उनकी मांसपेशियों और हड्डियों को चोट पहुंचाई, उनके आंतरिक अंगों को नहीं। उसने कुछ अच्छी अस्थि सुदृढ़ीकरण आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया और उन्होंने अपनी चोटों का इलाज करने के लिए अपनी खुद की साधना तकनीकों का इस्तेमाल किया। 2 या 3 दिनों में वे स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम हो गए। जनरल सन, कृपया मुझे पहले लिन्हाई टाउन ले चलो। ठीक है, मेरे पीछे आओ। सुन चुन ने सभी को शिष्यों को ले जाने के लिए बुलाया और फिर अर्जुन के साथ वहां से चले गए। एज्योर क्लाउड संप्रदाय के शिष्य बिल्कुल बेशर्म थे। पहरेदारों की मदद से उनके चेहरे लाल हो गए थे और उनके कान लाल हो गए थे। वे घटनास्थल से भागने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने फिर से अर्जुन की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं की। हालांकि जब तक अर्जुन लिन्हाई टाउन में नहीं पहुंचा, तब तक उसे यह एहसास नहीं हुआ कि एज्योर क्लाउड संप्रदाय के एक शिष्य को घायल करना कोई बुरी बात नहीं थी। यहां स्थिति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल थी। उन 3 पैरों वाली बिल्ली के शिष्यों के साथ अगर वे आ गए तो वे खतरे में भी पड़ सकते थे। इस विशाल लिन्हाई कस्बे में लगभग 1 लाख निवासी थे। लेकिन अब लिन्हाई टाउन पूरी तरह से एक भूतहा शहर बन चुका था और जब कोई वहां देखता था तो वहां चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होता था और आसपास एक भी व्यक्ति नजर नहीं आता था। रात्रिकालीन हवा की लहरें पत्तों के बीच से सरसराहट करती हुई गुजर रही थीं और वातावरण बहुत भयावह था।
लड़ाई का कोई निशान नहीं। अर्जुन ने गहरी भौहें सिकोड़ी। अर्जुन को लिन हाइचिंग के बारे में जो पहली धारणा मिली वह यह थी कि यह साफ सुथरा था। यहां तक कि सड़क पर सामान बेचने वाले स्टॉल भी साफ सुथरे थे। सामान्यतः यदि कोई राक्षसी जानवर अचानक हमला कर दे तो भले ही लोग उसका प्रतिरोध करने में असमर्थ हों, तो भी उन्हें कम से कम घबराकर भाग जाना चाहिए, है ना? वर्तमान दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर एक ही समय में वाष्पित हो गया हो। जनरल सुन चुन ने गंभीरता से कहा, अब आपको पता चल जाना चाहिए कि हम हावरान संप्रदाय की ओर क्यों मुड़े। कितना अजीब है। अर्जुन ने एक रेस्तरां के लकड़ी के खंभों को छुआ। खंभे चिकने और साफ थे। किसी राक्षसी जानवर की खरोंच नहीं थी, न ही प्रभाव से कोई पेंट की बूंदें थी। मेज पर रखे शराब के बर्तन और चावल को देखकर लगा कि वह अब भी पहले जैसा ही है। हम पहले ही इस जगह की तलाशी ले चुके हैं, लेकिन एक भी सुराग नहीं मिला है, जनरल सुन चुन ने आह भरी। अर्जुन ने सिर हिलाया और दूसरी मंजिल पर स्थित रेस्तरां की छत पर कूद गया। फिर उसने अपने हाथों से अपनी आंखें पोंछी और चुपके से थंडर किंग सील के चौथे रुख, थंडर फोटोइलेक्ट्रिक आई को घुमाया। यह देखकर अर्जुन कांप उठा। उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। मानव! वे सभी मानव थे। लिन्हाई टाउन की हर इमारत की छतें काली आकृतियों से भरी हुई थीं। छत पर, दीवार पर, सिगरेट पाइप पर और यहां तक कि अर्जुन के बगल में भी। खाली और मौत की तरह शांत लिन्हाई टाउन काली आकृतियों से भर गया था। इस दृश्य को देखकर अर्जुन के पसीने छूट गए। यह है। अर्जुन सदमे में पीला पड़ गया। नजदीक से देखने पर वे आकृतियां स्पष्ट रूप से अजनबी नहीं थीं, बल्कि दर्दनाक आत्माएं थीं। वे आत्माएं एक अवर्णनीय पीड़ा सहती हुई प्रतीत हो रही थीं। उनके हाव भाव भयावह होने की हद तक विकृत थे। साधारण लोगों की आत्माओं को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, जब तक कि वे शक्तिशाली कीमियागरों और कारीगरों की तरह न हों। शक्तिशाली दिव्य आत्माओं की खेती को देखा जा सकेगा। हालांकि लेई लियांगगुआंग की आंखों के नीचे मानव आत्माओं के छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। कुछ गड़बड़ है। ये आत्माएं एक ही दिशा में देख रही हैं। अर्जुन ने अचानक पाया कि शहर की दसियों हजार आत्माएं एक ही दिशा में देख रही थीं और चुपचाप रो रही थीं। अर्जुन ने उस दिशा में देखा जिस ओर वह जा रहा था, और उसकी सभी आत्माएं क्लियर वाटर फॉरेस्ट की ओर जा रही थीं। अध्याय 138 सूर्य को महसूस करो। अभी यह स्थिति वास्तव में बहुत अजीब थी। अर्जुन के पास अभी तक कोई निश्चित निर्णय नहीं था। इस समय दुष्ट संप्रदाय अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन कम से कम उन्हें यह तो पता था कि उन्होंने जो मिशन लिया है वह प्रथम श्रेणी के मिशन के दायरे से कहीं आगे का है। हालांकि अर्जुन के व्यक्तित्व के कारण उसके लिए हाओरन संप्रदाय में वापस लौटना असंभव था। उसे स्थिति को स्पष्ट रूप से समझना था। क्या बात है? सन चुन ने उत्सुकता से पूछा जब उसने अर्जुन को छत पर स्थिर खड़ा देखा। ओह, कुछ नहीं। अर्जुन नीचे कूद पड़ा और बोला, मैंने स्थिति देखी है। चलो पहले वापस चलते हैं। यह कहकर वे दोनों अपने तेज घोड़ों पर सवार होकर राज्य की राजधानी की ओर लौट गए। अर्जुन ने सुन चुन को वह नहीं बताया जो उसने अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि उसे अब किसी पर भरोसा नहीं था। अर्जुन ने लिन्हाई टाउन में जो कुछ देखा और सुना था, उसके आधार पर उसने अनुमान लगाया कि जो व्यक्ति मनुष्यों को ले गया था वह कोई राक्षसी जानवर नहीं हो सकता है, या बल्कि यह सिर्फ एक राक्षसी जानवर नहीं था। लिन्हाई कस्बे के लोग एक ही समय में बिना किसी बड़ी दहशत के गायब हो गए। इसका कारण यह था कि किसी ने तुरंत ही कस्बे के सभी लोगों की आत्माओं को चूस लिया था। इस तरह स्वाभाविक रूप से लड़ाई या भागने का कोई संकेत नहीं होगा। ठीक है अर्जुन, तुम यात्रा से थक गए हो। जल्दी आराम करो। यह मिशन 1 या 2 दिन में पूरा नहीं हो सकता,
सुन चुन ने अर्जुन के लिए एक अतिथि कक्ष की व्यवस्था कर दी थी और जाने वाला था। जैसे ही सन चुन दरवाजा बंद करने वाला था, अर्जुन ने अचानक अपना सिर उठाया और पूछा, जनरल सन, क्या आपने आखिरी बार लिन्हाई टाउन के लोगों के गायब होने से पहले या बाद में खोज की थी? यह पहले की बात है, सुन चुन ने कहा। समझ गया, अर्जुन ने सिर हिलाया। यह हवा के खिलाफ किया गया अपराध था। सेना द्वारा खोजबीन करने के बाद छाया में छिपे दुश्मनों ने तुरंत लिन्हाई टाउन के सभी लोगों को पकड़ लिया। इसके अलावा नगरवासियों की आत्माओं के अनुसार लिन्हाई नगरवासी 7 दिनों तक गायब नहीं हुए थे, क्योंकि मानव आत्मा के शरीर से अलग होने के बाद वह 7 दिनों में विलुप्त हो जाती है। क्यों? अर्जुन ने अपने दाहिने हाथ से मेज पर हल्के से थपथपाया और कुछ देर तक सोचा। इस समय शत्रु के लिए इतना बड़ा उत्पात मचाने की केवल 3 संभावनाएं थी। सबसे पहले, दुश्मन वास्तव में हाउतियन सेना को अपनी नजर में नहीं रखता था, लेकिन यह संभावना सबसे छोटी थी। दूसरा, दुश्मन शायद सेना से हो सकता है या फिर खुद सन चुन। यह संभावना बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी अर्जुन ने सन चुन को यह नहीं बताया कि उसने क्या देखा और सुना था। तीसरी संभावना यह थी कि दुश्मन कुछ योजना बना रहा था और वह पहले से ही अंतिम चरण में थी। इसलिए उन्होंने हवा के विपरीत काम करने का फैसला किया और एक ही बार में हजारों लोगों को पकड़ लिया। अर्जुन ने अपने लिए एक गिलास शराब बनाई और धीरे धीरे उसे पी गया। उसने खुद से कहा, संभावना चाहे जो भी हो, उस दुश्मन या राक्षसी जानवर से निपटना निश्चित रूप से आसान नहीं है। वे इस शहर के लोगों की आत्माओं को तुरंत निकाल सकते हैं। यह भ्रष्ट मार्ग से संबंधित होना चाहिए। मुझे कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी तरह से तैयार रहना होगा। बोलते समय उसने शराब का प्याला दूर धकेल दिया, सूर्य देव तकनीक को मेज पर फैला दिया और मंत्र का अध्ययन जारी रखा। इस समय उसके पास बाईयान लाइटनिंग के खिलाफ खुद का बचाव करने की ताकत नहीं थी। अगर उसका सामना किसी बड़े दानव से होता, तो शायद उससे निपटना मुश्किल होता। वह केवल अपने पैरों को दबा सकता था और सूर्य देव तकनीक से शुरुआत कर सकता था। सूर्य देव तकनीक सबसे शुद्ध यांग तकनीक थी। यह तकनीक दुनिया के किसी भी दुष्ट प्राणी के लिए सबसे बड़ी शत्रुतापूर्ण होनी चाहिए। जैसे ही अर्जुन ने इसे पलटा, उसके हाथों ने स्ट्रोक की तुलना करना शुरू कर दिया, लेकिन चाहे वह कितना भी अभ्यास करे, ऐसा लग रहा था कि वह सूर्य देव तकनीक का मार्ग नहीं खोज पा रहा था। धीरे धीरे भोर हो गई। अर्जुन ने थोड़ी देर के लिए सफाई की और आंगन में चली गई। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और चेन यांग की ओर देखा। उसने अपने शरीर का उपयोग सूर्य के प्रकाश के तापमान को महसूस करने के लिए किया और सोचा, पहली बार जब मैंने मास्टर को सूर्य देव तकनीक की साधना करते देखा था, वह रात में था। उस समय सूर्य का प्रकाश नहीं था। हालांकि उसने फिर भी अपने शरीर को ढकने के लिए सूर्य की किरण को आकर्षित किया। इसका मतलब यह है कि सन शेन गोंग जो अवशोषित करती है, वह पारंपरिक अर्थों में वास्तविक सूर्य का प्रकाश नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को एक मार्शल कलाकार ने हवा से अवशोषित कर लिया हो। हालांकि यह असली हवा नहीं थी, बल्कि दुनिया की हर चीज का सार थी। इस गणना के आधार पर सूर्य दिव्य कला ने शुद्ध सूर्य के प्रकाश को अवशोषित नहीं किया। इसके बजाय इसने दुनिया को रोशन करने वाले सूर्य के प्रकाश से संघनित प्रकाश के सार को अवशोषित किया। यह सार दुनिया भर में व्याप्त होगा, इसलिए इसे रात में भी अवशोषित किया जा सकता है। तो फिर सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे अब करनी चाहिए वह है प्रकाश के सार को महसूस करना। जीने को प्रकाश की आध्यात्मिक ऊर्जा कहा जाता है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक क्यूई को महसूस किया। आध्यात्मिक क्यूई को महसूस करने के लिए एक मार्शल कलाकार को जो पहली चीज सीखने की जरूरत थी, वह थी आध्यात्मिक क्यूई सेंसिंग अध्याय। हालांकि सूर्य देव तकनीक में सूर्य संवेदन अनुभाग नहीं था।
इसका मतलब यह था कि सूर्य के प्रकाश को महसूस करने की प्रक्रिया हर किसी के लिए अलग थी, इसलिए वे कोई मंत्र नहीं लिख सकते थे। अर्जुन चुपचाप सूर्य की रोशनी में पालथी मारकर बैठ गया, मानो वह शांत हो गया हो और स्थिर हो गया हो। सुबह के सूरज से लेकर दोपहर के सूरज और शाम के लाल सूरज तक। इस दौरान सन चुन 2 बार आया। यह देखकर कि अर्जुन साधना कर रहा था, उसने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की और चतुराई से चला गया। फिर रात में अर्जुन अभी भी दिन और रात के बीच अंतर महसूस कर रहा था, जिससे अर्जुन को धारणा में कुछ छोटे अंतरों की खोज करने का मौका मिला। यह अंतर प्रेरणा की एक चमक थी। अर्जुन ने इस तरह की प्रेरणा को समझने की पूरी कोशिश की। वह जानता था कि वह प्रकाश की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने से बहुत दूर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी चीज की छोटी सी पूंछ पकड़ ली हो, लेकिन वह चीज बहुत शरारती थी और वह भागती जा रही थी। पेड़ की टहनी पर छोटी चिड़िया चहचहा रही थी। पेड़ की चोटी पर सोने चांदी के गहने लटक रहे थे, जो उसने कहीं से चुराए थे, और वह खुशी से आवाज लगा रही थी। अर्जुन रात से देर रात तक बैठा रहा और फिर देर रात से भोर तक। जब भोर हुई और सूरज की पहली किरण अर्जुन के शरीर पर पड़ी, तो अर्जुन अचानक कांप उठा। उसके दिल में बेचैनी की भावना पनपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह प्रकाश की आध्यात्मिक क्यूई के स्थान को समझने वाला था। लेकिन इस समय कोई अचानक आंगन के बाहर से अंदर आया। कदमों की आवाज ने सबसे महत्वपूर्ण क्षण में अर्जुन को बाधित कर दिया। अर्जुन क्रोधित और असहाय दोनों था। वह केवल अपनी आंखें खोलकर कह सका, जनरल सन, क्या कोई बात है? सुन चुन ने क्षमा मांगते हुए अपने हाथ फैलाए और कहा, ऐसा नहीं था कि मैंने आपको बीच में रोकने पर जोर दिया था। मुझे वास्तव में आपसे चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात करनी थी। नीले बादल संप्रदाय के वे शिष्य पहले ही किंगशुई वन में जा चुके हैं। दरअसल मैं आपको कल ही बताना चाहता था, लेकिन मैं आपकी साधना में बाधा डालने का साहस नहीं कर सका। लेकिन वे कल रात वापस नहीं आए, इसलिए मेरे पास आपको ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अर्जुन चौंक गया और चिल्लाया, क्या? वे किंगशुई वन में घुस आए? यह बकवास है। जनरल सन, आपने उनकी ताकत पहले भी देखी है। आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? वे 30 से ज्यादा एज्योर क्लाउड संप्रदाय के शिष्य पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थे। सबसे ज्यादा वे एज्योर क्लाउड संप्रदाय के साधारण शिष्य थे। वे वांग शियाओयुन की तरह नहीं थे, जो दूसरे दर्जे के संप्रदाय के मुख्य शिष्यों में से थे। क्या इतनी ताकत वाला कोई व्यक्ति अगर किंगशुई वन में चला जाए तो उसे मौत का सामना नहीं करना पड़ेगा? सुन चुन ने असहाय होकर कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। वे बार बार कहते रहते हैं कि वे आपसे पहले मिशन पूरा करना चाहते हैं, जिससे यह साबित होता है कि वे आपसे अधिक शक्तिशाली हैं। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि उन्होंने भी आपकी तरह ही मिशन को स्वीकार किया है। मुझे उन्हें रोकने का कोई अधिकार नहीं है। अन्यथा यदि एज्योर क्लाउड सेक्ट मुझसे पूछेगा तो मैं खुद को समझा नहीं पाऊंगा। अर्जुन ने अब इतनी बात नहीं सुनी और तुरंत चल पड़ा, मैं अब किंगशुई वन की ओर जा रहा हूं। मेरे ग्रिफिन के लिए जंगल में चलना असुविधाजनक है। कृपया मेरे लिए एक तेज घोड़ा तैयार करें, जनरल सन। अध्याय 139 एक अद्भुत सपना। बाद में सन चुन ने अर्जुन को एक सवारी लाकर दी, लेकिन वह कोई तेज घोड़ा नहीं था। इसके बजाय वह 3 मीटर लंबा नाइट ब्लेडेड तेंदुआ राक्षसी जानवर था। यह राक्षसी जानवर जियांटियन क्षेत्र के 5वें स्तर पर था और सेना द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सवारी में से एक था। नाइट ब्लेडेड लेपर्ड का रंग बिल्कुल काला था, इसका शरीर मजबूत और चिकना था और यह चुपचाप दौड़ने में माहिर था। गति और छिपने के मामले में यह एक साधारण BMW घोड़े से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। यह बहुत बढ़िया है। जैसे ही अर्जुन ने नाइट ब्लेड तेंदुए को देखा,
उसने अपने दिल की इच्छा महसूस की और तेंदुए की चिकनी फर को सहलाने से खुद को रोक नहीं सका। राक्षस जानवरों की सवारी बहुत बहुत महंगी थी, हास्यास्पद रूप से महंगी। विशेष रूप से यह नाइटब्लेड तेंदुआ, एक की कीमत 1 मिलियन सोने के सिक्कों के बराबर थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि नाइट ब्लेडेड तेंदुए को पकड़ना मुश्किल था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे वश में करना बहुत मुश्किल था। एक ही प्रजाति के नाइट ब्लेडेड तेंदुओं को अपने जंगली स्वभाव से छुटकारा पाने के लिए आमतौर पर जानवरों को वश में करने वालों की कई पीढ़ियों के प्रयासों और अकल्पनीय मात्रा में मानव और भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, सन चुन ने कहा। मेरे पास स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 5वें स्तर की ताकत है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं राक्षसी जानवरों से निपटने में सक्षम हो जाऊंगा। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। अब समस्या उन राक्षसी जानवरों को मारना नहीं है जिन्होंने अपराध किया है, बल्कि उन्हें ढूंढना है। आपकी ताकत बहुत मजबूत है। अगर आप चले गए तो इसका असर मुझ पर पड़ेगा। मम्मा, कोई बात नहीं। अपना ख्याल रखना। सन चुन जानता था कि अर्जुन ने जो कहा वह उचित था, इसलिए उसने अब बहस नहीं की। अर्जुन ने नाइटब्लेड तेंदुए पर कदम रखा और तूफान की तरह उड़ गया। यह नाइटब्लेड तेंदुआ जानवर बहुत तेज दौड़ता था। सबसे खास बात यह थी कि इसमें हवा को रोकने की खूबी थी। अर्जुन इसकी पीठ पर सवार होकर आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ा। उसे वास्तव में हवा का ज्यादा प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ। किंग शुई वन लुओ यू शहर से 300 मील उत्तर में स्थित था। नाइट ब्लेड तेंदुए की गति से यह सिर्फ 1 घंटे में आ गया था। अर्जुन ने लगाम खींची और जंगल के किनारे पर नाइटब्लेड तेंदुए को रोक दिया। फिर उसकी आंखों में बिजली की एक चमक चमकी और उसने पहली बार किंग शुई जंगल की वास्तविकता को देखा। राक्षसी जानवर वन की रैंकिंग में किंग शुई वन कुछ भी नहीं था, यहां तक कि ब्लैक शार्प राक्षसी वन के बराबर भी नहीं था। अंदर कोई भी स्वर्ग मूल क्षेत्र राक्षसी जानवर नहीं होना चाहिए। जंगल के ऊपर पतली राक्षसी आभा को देखकर अर्जुन ने सिर हिलाया और जंगल में भागने से पहले चिल्लाया। किंग शुई वन में जटिल भूभाग का सामना करते समय जोरदार नाइट ब्लेड तेंदुए ने अद्वितीय श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया। यह पेड़ों के चारों ओर चक्कर लगाता था और कभी-कभी पेड़ों के तने पर कूदता और कदम रखता था, जेड अपवर्तन की तरह आगे पीछे उछलता था। किंग शुई वन की राक्षसी आभा काले तीखे राक्षसी वन से कमतर थी, लेकिन इसका क्षेत्र काले तीखे राक्षसी वन से लगभग 2 गुना बड़ा था। ऐसे स्थान पर एज्योर क्लाउड संप्रदाय के 30 से अधिक शिष्यों की खोज करना घास के ढेर में सुई खोजने के समान था। अर्जुन लगातार रुककर जमीन से सुराग खोज सकता था। कभी-कभी वह अपनी बिजली की फोटोइलेक्ट्रिक आंखों का इस्तेमाल करके युआन क्यूई उतार चढ़ाव की खोज करता था, जिसे एज्योर क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों ने हवा में छोड़ दिया था। धीरे धीरे वह और भी गहरे चला गया। शाम होते होते वह किंगशुई जंगल के मुख्य क्षेत्र में पहुंच गया। सूर्यास्त के दूसरे घंटे बाद अर्जुन ने अंततः हरे बादल संप्रदाय के शिष्यों को जंगल से होकर गुजरने वाली एक साफ पानी की नदी के किनारे देखा। क्या बकवास है! वह अर्जुन बहुत घमंडी है। मैं मूल रूप से उसे प्रताड़ित करना चाहता था ताकि मार्क्विस पैंग मेरे साथ अलग व्यवहार करे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास वास्तव में कोई कौशल होगा। चेन हैताओं ने अपनी छाती रगड़ी। वे जल्दी में आए और अपनी चोटों के पूरी तरह ठीक होने का इंतजार नहीं किया। वरिष्ठ भाई, ज्यादा चिंता मत करो, बगल में खड़ी महिला शिष्या ने कहा। जब हम कुछ और मिशन पूरे कर लेंगे और मुख्य शिष्य बन जाएंगे, तो हम संप्रदाय की शक्तिशाली मार्शल तकनीकें सीख पाएंगे। उस समय हम एक छोटे अर्जुन से डरेंगे। ये शिष्य कैंप फायर जला रहे थे। आग की लपटों के ऊपर एक हिरण तलवारों से भूना हुआ था। अचानक जब उन्होंने घास को हिलते हुए सुना, तो 30 से ज्यादा लोग जल्दी से पहरा देने के लिए खड़े हो गए। लेकिन जब उन्होंने घने झाड़ियों से एक काले तेंदुए को बाहर निकलते देखा, अर्जुन तेंदुए की पीठ पर बैठा था,
तो उन्होंने राहत की सांस ली और फिर गुस्से से उसे घूरने लगे। तुम लोग वापस चले जाओ। जब अर्जुन ने उन्हें पाया तो उसने राहत की सांस ली और कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। चेन हैताओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर तुम आ सकते हो तो हम क्यों नहीं आ सकते? तुम अपने आप को क्या समझते हो? अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आप लोग अभी मूल क्षेत्र में ही हैं, लेकिन आपका मार्शल दाव आधार अस्थिर है। यहां रहना मौत को आमंत्रित करने के समान है। बेहतर होगा कि आप संप्रदाय में वापस चले जाएं और कुछ और दिन साधना करें। तुमने क्या कहा? तुमने हमारा अपमान करने की हिम्मत कैसे की? 30 से ज्यादा लोग एक साथ खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि वे अर्जुन के साथ फिर से युद्ध शुरू करना चाहते थे। हालांकि यह सोचकर कि वे अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकते, उन्हें कुछ हद तक दोषी महसूस हुआ। अर्जुन के इरादे तो अच्छे थे, लेकिन दोनों पक्षों के बीच संबंध बहुत तनावपूर्ण थे। वह जो कुछ भी कहता उसे गलत समझा जाता। वह जानता था कि वह इन लोगों को मना नहीं सकता, इसलिए उसने कुछ और नहीं कहा। ज्यादा से ज्यादा उसे बस उनका ख्याल रखना था। नीला बादल संप्रदाय के शिष्य फिर से बैठ गए, मांस खाते हुए शराब पीने लगे। कभी कभी कुछ शब्द अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए निकल जाते। साथियों के इस समूह के पास लंबी यादें नहीं थीं। सौभाग्य से अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो एक दूसरे की परवाह करता था, इसलिए वह उनसे बहस करने के लिए बहुत आलसी था। धीरे धीरे रात गहराती गई। बहुत से शिष्य खाने पीने से लबरेज थे। वे जमीन पर लेट गए और आराम करने लगे। धीरे धीरे वे सो गए। पीछे सिर्फ 5 या 6 पहरेदार रह गए। अर्जुन ने अपनी बाहें क्रॉस करके तारों वाले आसमान को देखा। उसे अपने मन में सूर्य देव तकनीक का मंत्र याद आ गया। उसे नींद ने घेर लिया और उसे ऐसा लग रहा था कि वह सोने के बजाय सो रहा है। जब वह आधा सोया हुआ और आधा जागा हुआ था, तो उसने गलती से एक छोटी सी आवाज सुनी और अपनी आंखें खोली। यह एज्योर क्लाउड संप्रदाय का एक शिष्य था जो जंगल में चलते समय जम्हाई ले रहा था। शायद उसके लिए वहां जाना सुविधाजनक था। अर्जुन ने फिर पलटी मारी और उसे अनदेखा कर दिया। वह हमेशा सतर्क रहता था और सोने की हिम्मत नहीं करता था। अर्जुन को एक नर्म शरीर का एहसास हुआ जो उसकी गोद में लेटा हुआ था। शरीर का स्पर्श सुखद और गर्म था। यह बहुत आरामदायक था। अर्जुन की चेतना थोड़ी धुंधली थी और उसे नहीं पता था कि वह जाग रहा था या सपना देख रहा था। उसे केवल अपनी पलकें भारी महसूस हुईं। उसने अपनी आंखों में एक छेद खोलने की कोशिश की और देखा कि एक महिला उसके चेहरे पर धीरे धीरे सांस ले रही थी। महिला की उम्र लगभग 25 या 16 साल की लग रही थी। उसने जो सांस छोड़ी, उसमें अर्जुन की गंध की भावना भरी हुई थी। ऐसा नहीं था कि वह ऑर्किड की खुशबू छोड़ रही थी, बल्कि यह एक परिपक्व महिला के मुंह की गंध से भरी हुई थी। वह बहुत सुंदर तो नहीं कही जा सकती थी, लेकिन उसकी भौहों के कोनों के बीच की अवर्णनीय दसियों हजार शैलियां, वसंत की भावनाओं से रंगे उसके हल्के लाल गाल, सबसे अधिक आकर्षक थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह महिला नग्न थी। अपने नरम और चिकने दाहिने हाथ से उसने धीरे से अर्जुन के गाल को पकड़ लिया और धीरे धीरे अर्जुन के चेहरे को चाटा। अर्जुन ने हिलने की कोशिश की, लेकिन वह शक्तिहीन महसूस कर रहा था। महिला का मुंह धीरे धीरे अर्जुन के कान के पास गया। वह मुस्कुराती हुई दिख रही थी, लेकिन मुस्कुराई नहीं, कुछ बुदबुदा रही थी। फिर वह धीरे से खड़ी हुई, अर्जुन का सिर पकड़ा और उसका चेहरा अपने मुलायम पेट की ओर किया। नीचे से एक हल्की सी कोमल आभा तैरती हुई ऊपर आ रही थी। इस समय अर्जुन का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसका पूरा दिल बिजली की तरह धड़कने लगा। यह क्या था? सपना? अर्जुन कोई ऋषि नहीं थे और इस उम्र में उनके शरीर में कुछ असामान्य परिवर्तन हुए। भूतिया किंगशुई जंगल में एक ऐसी महिला अचानक उसकी बाहों में प्रकट हुई,
जो एक बहुत ही अजीब एहसास लेकर आई थी। हालांकि सपनों की दुनिया में असामान्य घटनाओं को अनदेखा करने की भावना थी, यानी तर्क क्षमता का कमजोर होना। अध्याय 140 उग्र थंडर। वास्तव में उसकी अगली कार्रवाई अर्जुन के कपड़े खोलना था। अर्जुन विरोध करना चाहता था, लेकिन वह विकास जारी रखने के लिए अधिक इच्छुक था। उसने अवचेतन रूप से महसूस किया कि स्थिति में कुछ गड़बड़ है। हालांकि वहां कुछ गड़बड़ थी, और यह नहीं कहा जा सकता था कि उसके सपनों में उसकी निर्णय क्षमता में गंभीर कमी थी। इस समय अचानक उसके चेहरे पर एक तेज दर्द हुआ, जिससे अर्जुन की आत्मा कांप उठी। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं। पीछे मुड़कर उसने देखा कि वह छोटी चिड़िया उसके कंधे पर खड़ी थी और उसके चेहरे पर जोर जोर से चोंच मार रही थी। यह कैसे हुआ? अर्जुन चौंक गया। उसने फिर से खुद को देखा। वह नदी के किनारे नहीं लेटा था, बल्कि अनजाने में एक निश्चित वन क्षेत्र की ओर जा रहा था। अर्जुन के पास ही एज़्योर क्लाउड संप्रदाय के 30 से ज्यादा शिष्य भी थे। उन सभी की आंखें बंद थीं और उनके चेहरों पर अजीब सी मुस्कान थी। वे चलती हुई लाशों की तरह चल रहे थे। आकर्षण। अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने खुद को लापरवाह होने के लिए कोसा। वह स्पष्ट रूप से दुष्ट मार्ग की मोहक तकनीक के लिए गिर गया था। यही कारण है कि मैं खुद को खो दिया। हालांकि एक पल के लिए सोचने के बाद यह बेहतर था कि बस अभिनय जारी रखा जाए और एज़्योर क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों के साथ चलें, यह देखने के लिए कि वे अंत में कहां जा सकते हैं। इस प्रकार अर्जुन के होंठ हिले और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, छोटी गौरिया, ऊपर जाओ और ऊंची उड़ान भरो। किसी को भी अपने पदचिह्नों का पता न चलने दो। छोटे पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए और अर्जुन छोड़ दिया। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद करने का नाटक किया। उसकी आंखों में केवल एक हल्की दरार थी और वह भीड़ के पीछे चलता रहा। करीब आधे घंटे चलने के बाद उसके सामने एक खुली जगह दिखाई दी। इस खुली जगह में सिर्फ एक ही चीज थी, और वो था एक पुराना पेड़। यह प्राचीन वृक्ष कम से कम 1000 साल तक जीवित रहा था। यह इतना मोटा था कि यह भयावह रूप से मजबूत था। इस प्राचीन वृक्ष को उठाने के लिए संभवतः 40 से 50 वयस्कों की जरूरत होगी। छोटी सी खुली जगह पर एक पुराना पेड़ अकेला खड़ा था। खुली जगह के किनारे पर कोई असामान्यता नहीं थी। यह एक सामान्य जंगल का पेड़ था। यह प्राचीन वृक्ष अर्जुन को अपने दिल में अजीब लगा, लेकिन उसकी आंखों के कोने चमक गए और वह दंग रह गया। एज़्योर क्लाउड संप्रदाय के सभी शिष्य गायब हो गए थे। कब से? अर्जुन को पसीने आ गए। क्या वे हमेशा उसके साथ नहीं रहते थे? जैसे ही वह उस प्राचीन वृक्ष की ओर आकर्षित हुआ, वह मात्र 1 दर्जन सेकंड में गायब हो गया। इस समय अर्जुन ने अब भेस की परवाह नहीं की और जल्दी से अपनी आंखें खोलकर चारों ओर देखने लगा। हालांकि उसे यहां एक भी व्यक्ति नहीं मिला। वह कहाँ है? सब लोग कहाँ हैं? अर्जुन की सांसें और तेज होती जा रही थी। उसे लगा कि यहां एक असामान्य माहौल है। माहौल बहुत अस्पष्ट था, लेकिन यह लोगों को बेहद असहज कर सकता था। ऐसा लग रहा था मानो कोलोसियम में हजारों लोग उसे देख रहे हों। हालांकि यह जगह खाली थी। वहां आधी मानव आकृति कहाँ हो सकती थी? कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है। यहां कोई तो होगा, या कोई राक्षसी जानवर होगा। अर्जुन की आंखों में बिजली चमक उठी, लेकिन अंत में वह अभी भी विशेष स्थिति का थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं देख सका। इसके बाद उन्होंने अपनी दृष्टि बढ़ाई और सीधे लाइटनिंग फोटोइलेक्ट्रिक आई का उपयोग किया, लेकिन फिर भी वे कोई मानवीय सुराग नहीं देख सके। अगर कोई यहां छिपा हुआ था, भले ही वह किसी बाधा के पीछे छिपा हो, तो उसे निश्चित रूप से लाइटनिंग फोटोवोल्टिक आई द्वारा पाया जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि लाइटनिंग फोटोवोल्टिक आई सीधे मानव शरीर की जीवन शक्ति को देख सकती थी, और यहां तक कि एक राक्षसी जानवर की जीवन शक्ति भी छिपी नहीं रह सकती थी।
हालांकि वह अजीब एहसास अर्जुन के साथ हर समय बना रहता था। कैसा भयावह दृश्य है यह! अर्जुन ने गहरी सांस ली और खुद को शांत रहने के लिए कहा। जितना अधिक वह घबराया, उतना ही वह मुख्य बिंदु नहीं खोज पाया। वह बस पालती मारकर बैठ गया और अपनी सामान्य साधना अवस्था में आ गया। उसने अपनी साधना तकनीक को प्रसारित नहीं किया, बल्कि अपने अवचेतन का उपयोग करके अपने आसपास की स्थिति को समझने के लिए अपनी उच्चतम एकाग्रता को एकत्रित किया। आखिर उसे क्या घूर रहा था? धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसे लगा कि उसके चारों ओर लोग हैं। अनगिनत लोग उसके बगल में खड़े थे, उसे पूरी तरह से घेरे हुए। अर्जुन को ठंडा पसीना आ गया और उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उसके आसपास अभी भी कुछ नहीं था। उसने जंगल को संदेह भरी निगाहों से देखा, लेकिन धीरे धीरे उसकी पुतलियां छोटी होती गईं। उसने अवचेतन रूप से कहा, पेड़। ये वही पेड़ हैं। वे पेड़ एक एक करके उसके चारों ओर खड़े थे, मानो वे उसे देख रहे हों। अर्जुन ने अपनी विशालकाय काले तराजू वाली कृपाण निकाली और आगे बढ़ते हुए एक पेड़ के तने पर वार किया। जिस क्षण पेड़ का तना टूटा, उसके सामने का दृश्य देखकर अर्जुन अचंभित रह गया। मानव! वास्तव में उस पेड़ के तने में एक मरा हुआ आदमी छिपा हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि लेई लियांगगुआंग की आंखें जीवन शक्ति नहीं देख सकी। लाश पूरी तरह से नग्न थी और उसका चेहरा राख जैसा था। पेड़ के तने से छोटी छोटी लाल जड़ें बाहर निकली हुई थीं। लाश के शरीर में अनगिनत जड़ें घुसी हुई थीं, मानो वे उसके शरीर से कुछ सोख रही हों। अर्जुन जल्दी से बाहर भागा और एक और पेड़ को काटा। अंत में अंदर भी एक मृत व्यक्ति था। फिर से विभाजित, अभी भी और अधिक था। हैकिंग जारी रखें, अभी भी हैं। अर्जुन सर्पिल आकार में दौड़ने लगा। दौड़ने का घेरा बड़ा और बड़ा होता गया। उसके हाथ में मौजूद विशाल काले रंग की कृपाण बेतहाशा काट रही थी, जिससे घने प्रकाश की परछाइयां बन रही थी। एक एक करके पेड़ काटे गए और मृतकों के शव पेड़ों के तने से बाहर निकल आए। पेड़ों के अंदर की अजीबोगरीब रेशेदार जड़ों ने सभी को छेद दिया था। कुछ शव अभी अभी मरे थे, जबकि कुछ पहले ही सूख चुके थे। पहली नजर में वे मुरझाए हुए पेड़ की छाल जैसे लग रहे थे। अर्जुन ने एक पंक्ति में 400 से 500 पेड़ों के तने काट डाले। एक भी पेड़ खाली नहीं था, वह लोगों से भरा हुआ था। 80 से 90 हजार लोग। लिन्हाई टाउन के कुल 80 से 90 हजार लोग पेड़ के तने में छिपे हुए थे। यह कितनी बड़ी संख्या होगी! अर्जुन उछलकर हवा में उछल पड़ा। उसने आसमान से नीचे देखा। नीचे एक अंधेरा जंगल था और वह उसकी सीमाएं भी नहीं देख पा रहा था। 90 हजार पेड़ मिलकर कितना बड़ा क्षेत्र घेर सकते हैं? जहां भी वह देख सकता था, हर पेड़ पर मरे हुए लोग थे। यह सोचते ही अर्जुन को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। विशेषकर जब वह नीचे उतरा तो उसने पाया कि वह 1000 वर्ष पुराने पेड़ के जितना करीब गया, वहां उतनी ही अधिक मादाएं थीं। प्राचीन पेड़ के करीब के पेड़ों में बड़े पेट वाली गर्भवती महिलाएं भी थीं। अर्जुन के बाईं और दाईं ओर लगभग 100 पेड़ थे, जिन पर जुड़वां लाशें अपने हाथों में बच्चों को पकड़े हुए थीं। मां ने अपने नवजात बच्चे को कसकर गले लगा लिया। उसका चेहरा अंतहीन दुख से भरा हुआ था। नन्हा शिशु अपनी मां की गोद में ही मर गया, इससे पहले कि वह अपनी आंखें खोल पाता, लेकिन रेशेदार जड़ों के रेशे बच्चे की त्वचा में घुस गए। अपने पूर्वजों को भाड़ में जाओ! अर्जुन पागल हो रहा था। उसके आंसू बह निकले और उसकी आंखों से खून बहने लगा। ये किस तरह के डाकू हैं? ये बहुत अमानवीय हैं। यहां से चले जाओ! अर्जुन ने पूरी ताकत से चिल्लाया और अपने जीवन की सबसे क्रोधित दहाड़ निकाली। उसकी दहाड़ 9 स्वर्गों की गड़गड़ाहट के समान थी, जो शांत स्वच्छ जल वन में टूटकर गिर रही थी। इस दहाड़ ने उसके सारे गुस्से और युद्ध की इच्छा को एक साथ समेट दिया।
उसकी दहाड़ से लुढ़कती हुई युआन क्यूई एक उफनती नदी की तरह सभी दिशाओं में बह गई। यहां तक कि जमीन पर पड़ी मिट्टी भी चूर्ण चूर्ण हो गई और पहाड़ों और खेतों पर उड़ गई। दहाड़ से त्वचा की एक बड़ी परत खरोंच गई, जमीन पर घनी जड़ें दिखाई दीं जो एक दूसरे पर चढ़ी हुई मकड़ी के जालों की परतों की तरह थीं। जमीन के नीचे छिपी हुई सारी जड़ें खूनी लाल थीं। इन पेड़ों की रेशेदार जड़ें मध्याह्न रेखाओं की तरह थीं, लयबद्ध रूप से चलती हुई, दिल की धड़कन की लय की तरह। सभी जड़ें एक ही दिशा की ओर जाती थीं। यह वही प्राचीन वृक्ष था